नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 152। डॉक्टर ललित अय्यर को राजी नहीं किया जा सका और अर्जुन ने उन्हें मनाने की जहमत नहीं उठाई। अपना काम समाप्त करने के बाद उन्होंने निगरानी और रक्षा को मजबूत किया। रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए पूरी रात जागते रहे और फिर लघु बम में निहित तत्वों का विश्लेषण करना शुरू किया। वह क्या है जो उसकी इमारत को उड़ा सकता है? यह एक नए प्रकार का पदार्थ है जो निगरानी से बच सकता है और फिर इसे कांच पर चिपकाकर विस्फोट किया जा सकता है। अर्जुन ने आंखें मूंद लीं। इस तरह की बातें ये भी साबित करती हैं कि दुनिया में और भी संस्थाएं हैं जो वैज्ञानिक शोध कर रही हैं और उनका स्तर भी कम नहीं है। यह विस्फोट शायद उन्हें याद दिला रहा है कि वे इतने घमंडी और अहंकारी न बने। इसे चीर फाड़ कर मुझे सैकड़ों या हजारों दे दो, मैं इन चीज़ों से हत्यारे का आधार मिटा दूंगा। अर्जुन की आंखें ठंडी चमक उठीं। आओ और अभद्रता से जवाब मत दो। दूसरे लोग उसकी इमारत को उड़ाने के लिए यहाँ आते हैं और वह अभी भी दूसरों से विनम्रता से बकवास करता है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका समाधान लड़ाई से न हो सके। अगर कोई है तो फिर किसी और से लड़ो। क्या इस तरह की चीज़ बनाना सामग्री की बर्बादी नहीं है? डॉक्टर ललित अय्यर ने इन सामग्रियों को देखा और पाया कि उनके पास अभी भी बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन यदि ये केवल इसी प्रकार की चीज़ों के लिए है तो यह वास्तव में बहुत अधिक अपव्यय है। उनके पास बहुत अच्छी तकनीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने डॉक्टर ललित अय्यर को घूरते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने को कहूँ तो तुम सच में ऐसा करोगे? ऊपर से क्या जवाब आया है, हम कब पता लगा पाएंगे? अर्जुन ने पूछा। बदला लेने से पहले उसे यह जानना होगा कि यह किसने किया। मैंने पुनः जांच की है और 2 दिन में उत्तर मिल जाएगा। डॉक्टर ललित अय्यर ने कहा, आइए हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। इस घटना ने हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाया है कि अभी भी कुछ कमियां हैं जिनकी भरपाई हमने नहीं की है। इन सब का ध्यान रखकर ही हम निश्चिंत हो सकते हैं। यहाँ आराम से बैठने की कोई बात नहीं है। ये दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं है। अर्जुन का चेहरा शांत था। वह इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता था और बोला, ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने कुछ उन्नत तकनीकों में महारत हासिल की है। ऐसे अन्य लोग भी होंगे जिन्होंने गुप्त रूप से बहुत सारी तकनीकों का विकास किया है, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सिर्फ एक उच्च स्तरीय प्रदर्शन है। अब ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वे मुझे सबक सिखाना चाहते हैं और मुझे घृणा दिलाने के लिए इस तरह के छोटे बम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बेशक यह उनके पास सबसे अच्छा हथियार नहीं होना चाहिए और अभी भी कुछ हथियार ऐसे हैं जिन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया है। मेरा ड्रोन बहुत अधिक खुला हुआ है, हो सकता है कि उन्होंने पहले ही मेरे ड्रोन का अध्ययन शुरू कर दिया हो। इसलिए मुझे इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करनी होगी, कम से कम ये समझने के लिए कि इन लोगों ने किस प्रकार की तकनीक में महारत हासिल की है। केवल इसी तरीके से मैं इससे निपट सकता हूँ। अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। वह इस मामले को यूं ही उजागर नहीं होने देना चाहता था। उसे उस व्यक्ति का पता लगाना था, कम से कम इस तथाकथित संगठन का पता तो लगाना ही था, फिर देखना था कि सामने वाले की कितनी हैसियत है। आप ये कैसे करना चाहते हैं? डॉक्टर ललित अय्यर ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा। अर्जुन को अवश्य ही कोई विचार आया होगा। चूंकि आप बेकार हैं तो आप बेकार हैं। मुझे 2 बख्तरबंद रोबोट लाकर दीजिए और उन्हें जांच में सैनिकों की सहायता करने दीजिए। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस तरह मुझे पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी और मैं तत्काल सहायता प्रदान कर सकूंगा। कोई बात नहीं, डॉक्टर ललित अय्यर ने सिर हिलाकर कहा, वह इस तुच्छ मामले को अभी भी संभाल सकते हैं। अर्जुन सारी रात घर नहीं आया। निशा मेहरा, साथ ही राजेश वर्मा और अंजलि वर्मा वास्तव में चिंतित थे, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए एल्क बिल्डिंग आए। एल्क बिल्डिंग के बमबारी वाले हिस्से की मरम्मत बहुत जल्दी कर दी गई है और अर्जुन निर्माण कार्य में भी तेजी ला रहा है। ये पता चलने पर कि इमारत में वास्तव में कोई गंभीर समस्या नहीं थी, परिवार को राहत महसूस हुई।
अगले दिन वसंत महोत्सव। तार्किक रूप से कहें तो आज परिवार के लिए बाहर घूमने जाने का दिन है, लेकिन अर्जुन के पास वास्तव में समय नहीं है। आज ही नहीं, चंद्र नववर्ष के दूसरे दिन नी के घर जाकर नववर्ष की बधाई देने का मामला भी स्थगित कर दिया गया और अब अर्जुन ने अपना पूरा मन लगाकर वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा दिया। तुम लड़के अपने बूढ़े आदमी से मिलने आने के बजाय अपने बूढ़े आदमी को कंपनी में आकर तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलने दोगे। विक्रम मेहरा मिल्लू मैंशन में आए, अपनी आंखों से अर्जुन को यहाँ खिलवाड़ करते देख थोड़ा दुखी होकर बोले। ध्रुव चावला कुणाल चावला के दो चचेरे भाई भी मदद के लिए वापस आ गए। एल्क बिल्डिंग में ऐसी स्थिति में उनके लिए निष्क्रिय रहना असंभव है। अर्जुन ने विक्रम मेहरा और नी परिवार के सदस्यों की ओर देखा और कहा, मेरे पास आपको नमस्कार करने का समय नहीं है, आप इधर उधर देख सकते हैं, किसी भी चीज को न छुएं। बड़े मेहरा और दादी मेहरा भी वहां हैं। उनके लिए भी मिल्लू हवेली पहली बार आई है और वे यहाँ की चीजों को लेकर बहुत उत्सुक हैं। दादी मेहरा ने विशेष रूप से बार बार आह भरते हुए कहा कि देश अंततः उठ खड़ा हुआ है और उन्हें अगले 10 वर्षों में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी नी डॉक्टर ललित अय्यर ने अपना सिर उठाया। दादी श्री मेहरा नी को नमस्कार किया और फिर काम करना जारी रखा। छोटी ली, तुमने बहुत मेहनत की है, श्री मेहरा ने गहरी आवाज में कहा। छोटी चीजें, डॉक्टर ललित अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सचमुच खुशी है कि मैं यहाँ आकर काम कर सकता हूँ और अपने क्षितिज का विस्तार कर सकता हूँ। ये बहुत आरामदायक है। इसे यहाँ स्थापित करते समय मुझे उन्हें पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति देनी होगी और बीच में ही मुझे शटडाउन नहीं देना होगा। अर्जुन ने एक टुकड़ा फेंका। ये होलोग्राफिक प्रक्षेपण के नीचे हार्डवेयर का एक टुकड़ा मात्र था। अब इतने कम समय में वह केवल बख्तरबंद रोबोट के 2 सेट ही बना सकता है और उनका प्रभाव ये भी है कि वे लोगों को नुकसान से बचने के लिए प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। इस मामले की जांच करते हुए दुश्मन भी उच्च तकनीक वाला है। अर्जुन के लिए उस व्यक्ति को चोट पहुंचाना असंभव है जो उसके लिए काम कर रहा है। इस समय जोबा ने याद दिलाया, बॉस कमांडर चेतन यहाँ हैं, इसे यहाँ लाओ। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। शीघ्र ही कमांडर चेतन साधारण कपड़ों में आए और उनके बगल में 2 मजबूत युवक थे जिनकी भौहों और आंखों में मर्दाना भाव था। उनके शरीर बंदूक की तरह सीधे थे और वे गंभीर थे। ये मेरे 2 सबसे अच्छे लड़ाके हैं। तुम्हें मुझे ये गारंटी देनी होगी कि वे सुरक्षित घर लौट आएं, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कमांडर चेतन अर्जुन के पास गया और दृढ़ता से बोला। चिंता न करें, अर्जुन ने कहा, शारीरिक परीक्षण के लिए एक तरफ चले जाओ और फिर जो कुछ मैं तुम्हें करने को कहूँ वह करो। ज्यादा घबराओ मत, बस आराम करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, किसी भी योद्धा की कोई राय नहीं थी। उनके लिए सैनिक का परम कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। बूढ़ा चेन, बड़े मेहरा ने कमांडर चेतन की ओर देखा। वह पुराने परिचित थे। पता नहीं पुराने वर्मा परिवार की किस्मत कैसी खराब है। जो लोग बाहर आ रहे हैं वे पिछले वाले से भी ज्यादा बेशर्म हैं। मुझे तो खुद से ही जलन हो रही है। कमांडर चेतन ने अपने पुराने दोस्त को यहाँ देखा और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आह भरते हुए बोला। हा, बड़े मेहरा को थोड़ा गर्व है। कम से कम अब जब अर्जुन उनका पोता दामाद है तो उनके पुराने मेहरा परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि वह लड़की कियानकिन कैसी है। मेरे परिवार में एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है। ओह, जैसे ही कमांडर चेतन ने बोलना समाप्त किया उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमांडर चेतन डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। अर्जुन के हाथ में धुआं उगलते लोहे के हाथ की ओर देखा। दांत पीसते हुए बोला, बेटे मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुमने मुझे उड़ाने की हिम्मत कैसे की? ये तो बस एक परीक्षा है। अर्जुन ने कमांडर चेतन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा घबराए नहीं, यह कोई चूक नहीं है। यदि आप इसे मार भी दें तो क्या ये तब भी इसके लायक होगा? कमांडर चेतन ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? बूढ़ी नी मुस्कुराई। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसकी सबसे बड़ी बहन की शादी हो और वर्तमान स्थिति के अनुसार बूढ़ी लू के परिवार में अभी भी 3 जवान लड़कियां थीं जिनकी शादी नहीं हुई थी। अकेले ही प्यार हो गया। इसके अलावा मुझे डर है कि बहुत से लोग उनसे संपर्क करना चाहते हैं। ऐसा करके अर्जुन कमांडर चेतन को ये भी याद दिला रहा था कि वह अपनी बहनों से पंगा न लें।
अर्जुन ने कमांडर चेतन और अन्य लोगों की उपेक्षा की और उन्हें इधर उधर घूमने दिया, जबकि वह उन 2 सैनिकों की शारीरिक फिटनेस का परीक्षण करने में मदद करने लगा। आओ, मुझे एक मुक्का मारो, अर्जुन ने स्थिर खड़े होकर कहा। अगर मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा तो तुम घायल हो जाओगे। एक सिपाही क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, आगे बढ़ो, मैं इतना बुरा नहीं हूं। अर्जुन ने हल्के से कहा, आप स्वयं सावधान रहें, मेरी शारीरिक फिटनेस सामान्य लोगों से बेहतर नहीं है। जितना संभव हो सके ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश करें, बस मेरे शरीर को स्टील की प्लेट के रूप में मानें। अच्छा है। जब सिपाही ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। वे सभी ईमानदार लोग हैं और वे इतने घमंडी नहीं हैं। बैरकों में सारी शत्रुता समाप्त हो गई। दोनों ने मुंह के मारे, उनकी मुट्ठियों में हल्का दर्द हो रहा था। अर्जुन के निश्चल शरीर को देखकर वे एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। ये सचमुच डरावना है। मैं शायद आपके शरीर की हालत जानता हूँ। ये तो ज्यादा से ज्यादा सी ही है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते। अभी तक नहीं। कमांडर चेतन उनके ठीक बगल में थे और जब उन्होंने ये सुना तो उनके चेहरे पर उदासी छा गई। यह उनकी कमान के तहत सबसे उत्कृष्ट सैनिक है, लेकिन अर्जुन की नज़र में ये पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने कमांडर चेतन की ओर देखा और सीधे सैनिक की छाती पर मुक्का मारा। धमाका, मानो किसी ट्रक से टक्कर लगने पर सैनिक पीछे की ओर उछला और जमीन पर गिर पड़ा। योद्धा, यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं तो आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? सिपाही को थोड़ा अन्याय महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल आज्ञाकारी रूप से उठ सका और फिर सीधा खड़ा हो गया। इस समय रोबोटिक भुजा काली दवा का एक कटोरा लेकर आए। इसे पी लो, इससे तुम्हारे शरीर को तरोताजा होने में मदद मिलेगी, अर्जुन ने कहा। कमांडर चेतन आए, उस रात उस काली दवा को देखा और पूछा, इस दवा के कटोरे का क्या असर है? शरीर में छिपे घावों का इलाज करें, बिना गहरे घावों को जमा होने दें, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सभी सैनिक हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे आप मार्शल आर्टिस्ट हो या सैनिक, जब तक आपने व्यायाम किया है या युद्ध किया है और आपके शरीर में कमोबेश छिपे हुए घाव हैं, दवा का ये कटोरा आपके लिए बिल्कुल सही है। यह उन्हें इन छिपी हुई चोटों को दूर करने और उनके शारीरिक कार्यों को बहाल करने में मदद कर सकता है। अच्छी चीज, कमांडर चेतन की आंखें चमक उठीं। लाखों का कटोरा, अर्जुन ने धीरे से कहा। जब कमांडर चेतन ने यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हुए और चिल्लाए, बेटे, मैं तुम्हारा दादा हो सकता हूँ और मैं तुम्हारे बूढ़े पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाता था। क्या तुम अब मुझसे पैसों की बात कर रहे हो? सामग्री पर पैसा खर्च होता है, अर्जुन ने बेबसी से कहा। बूढ़े आदमी, आपको नहीं लगता कि मैंने ये चीजें यूं ही खरीद लीं? इन औषधीय सामग्रियों की कीमत बहुत ज्यादा है और मैं आपके लिए मजदूरी और मशीनरी की लागत भी नहीं गिनता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कमांडर चेतन ने अर्जुन की उपेक्षा की और एल्ड मेहरा की ओर देखा। अर्जुन, एक लोहे का मुर्गा अपने बाल नहीं खींच सकता था, इसलिए वह केवल ओढ़नी को देख सकता था। बॉस नी उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। आखिरकार उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं और कई कुलीन सैनिक चोटों के कारण युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें सेना से छुट्टी भी देनी पड़ती है। बुजुर्ग मेहरा ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मुझे उतना ही चाहिए जितना आपके पास है। अर्जुन ने मिस्टर मेहरा से पूछने की हिम्मत कैसे की, ये तो वैसे भी उनके सौतेले दादा हैं, और कहा, हाँ, आपने पहले ही अपना मुंह खोल दिया है। क्या मैं अभी भी ये पैसा मांग सकता हूँ? मैं ये सभी दवाइयाँ बाद में दे दूंगा। आप मुझे भी रेसिपी क्यों नहीं देते? कमांडर चेतन ने कहा। अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए आंखें घुमाईं। आपके लिए भी रेसिपी? तो क्या मुझे भविष्य में भी बाहर ही रहना होगा? ठीक है, जब तुम खाली हो जाओ तो वापस चले जाना। मैं इन दोनों लड़ाकों को प्रशिक्षित करूंगा और फिर उन्हें मिशन पर भेज दूंगा, अर्जुन ने कहा। बेशक, कमांडर चेतन वहां से नहीं गए। उन्होंने पाया कि अर्जुन में बहुत सारी अच्छी बातें थीं। इतना ही नहीं, अर्जुन खुद भी अपनी शारीरिक फिटनेस सुधारने में माहिर है। अगर वो सारे सैनिक यहीं भेज दे तो क्या? कमांडर चेतन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास गए और कहा, जियाओ जुवान, अब तुम देश के सबसे उत्कृष्ट युवाओं में से एक हो। क्या तुमने कभी देश के लिए योगदान देने के बारे में सोचा है? मैं ज्यादा योगदान नहीं देता,
अर्जुन ने कमांडर चेतन की ओर देखा और वह समझ गया कि कमांडर चेतन क्या सोच रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, मुझे घूरना बंद करो, मैं घबरा रहा हूँ। मैं इन 2 सेनानियों को साधने में कम से कम कुछ 100 मिलियन खर्च करूंगा। अगर तुमने फिर से मेरे पास किसी को भेजा तो मैं तुम्हारा पैर तोड़कर तुम्हें वापस भेज दूंगा। इतना ही। कमांडर चेतन ने अब अर्जुन को परेशान नहीं किया। 2 लड़ाकू विमानों को करोड़ों डॉलर खर्च करने होंगे, जिसे प्रशिक्षित करना वास्तव में असंभव होगा। सेनापति चेतन और बूढ़े नी बाहर गए और दोनों बूढ़े लोमड़ियों को नहीं पता था कि वे क्या योजना बना रहे थे, लेकिन अर्जुन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। किसी भी स्थिति में एल कभी भी उसके हाथों में है। विक्रम मेहरा ने पास आकर पूछा, यदि इन दोनों योद्धाओं को इस स्तर की शारीरिक क्षमता में अपग्रेड किया जाए तो स्थिति कैसी होगी? एक मुक्का आदमी को मार सकता है। अर्जुन ने कहा, चाहे वह ताकत हो, गति हो, विस्फोटकता हो, प्रतिक्रिया हो। ये लगभग शीर्ष स्तर पर हैं, लेकिन वे अभी भी मुझसे थोड़ा पीछे हैं। विक्रम मेहरा मूलतः अर्जुन के अहंकार पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अर्जुन ने एक ही मौके से एक योद्धा को उड़ा दिया है, तो वे इस बारे में सोचकर चुप हो गए। हमें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप इन चीजों के साथ छेड़छाड़ कर सकेंगे। शालिनी मेहरा का चेहरा भावुक था। पहले तो उन्होंने सोचा था कि अर्जुन सिर्फ संगीत में ही प्रतिभाशाली है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इतनी गहराई से हाथ डालेगा। अब अर्जुन की तकनीक के कारण देश भी आगे बढ़ रहा है, जिस पर सभी को गर्व है। बुरा, ठीक ठाक। अर्जुन मुस्कुराए और दोनों सैनिकों से कहा, दबाव कक्ष में जाओ और पहले से दबाव महसूस करो, और हो सकता है कि उस समय तुम्हें कवच पहनना पड़े। हाँ, दोनों सिपाहियों ने सिर हिलाया। दोनों को पता था कि अब वे गिनी पिग बन चुके हैं, लेकिन अर्जुन उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इस बात से वे अभी भी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। हर काम व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। मेहरा परिवार के सदस्य यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अर्जुन के काम पर असर पड़ने का डर था। निशा मेहरा को भी अब अर्जुन के मन की बात समझ आ गई थी। अर्जुन के मन में जो अहंकार था, मिल्लू बिल्डिंग में ऐसा कुछ होना नामुमकिन था। नए साल का 10वां दिन। इस वर्ष अर्जुन ज्यादा समय तक कंपनी में नहीं रहे, लेकिन पूरे समय कंपनी में रहे। अर्जुन ने आयरन मैन और फास्ट एंड फ्यूरियस 2 के बॉक्स ऑफिस के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अनुमान है कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अरबों का कारोबार किया। अपने खाली समय में अर्जुन ने आयरन मैन की प्रतिष्ठा पर एक नज़र डाली, और यह मूल रूप से एक अनुस्मारक था। वे सभी उम्मीद करते हैं कि अर्जुन जल्द से जल्द आयरन मैन का दूसरा भाग रिलीज कर सकें। इसी प्रकार जहां विरोधाभास है, वहां हानि भी है। आयरन मैन की तुलना में फास्ट एंड फ्यूरियस 2 स्पष्ट रूप से आयरन मैन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन कथानक और दृश्यों के संदर्भ में दोनों फिल्में बहुत क्लासिक हैं और हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता है। इससे लोग ये सोचकर आह भरने से खुद को नहीं रोक पाते कि अर्जुन के लिए निवेशक न बनकर निर्देशक बनकर शूटिंग करना बेहतर है, और फिर वह क्लासिक फिल्में बना सकते हैं। इस वाक्य ने रोहन मल्होत्रा को बहुत झकझोर दिया। आखिरकार वह भी फिल्में बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के मामले में वह वास्तव में अर्जुन जितने अच्छे नहीं हैं। जोरावर की रोहन मल्होत्रा के बारे में पहले से ही बहुत अच्छी राय थी। आखिरकार वह और अर्जुन एक ही डॉर्मेट्री में रूममेट थे। रोहन मल्होत्रा द्वारा अर्जुन के साथ पहले भी ऐसा व्यवहार किए जाने पर वह स्वाभाविक रूप से बहुत नाराज हुआ था, लेकिन रोहन मल्होत्रा भी अब अर्जुन को विभिन्न कार्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जोरावर अभी भी उनकी आंखों में ये देखता है। लो, ये रही स्क्रिप्ट, और ये आयरन मैन सीरीज का दूसरा भाग भी है। बस ये एक अलग सुपरहीरो है, तुम खुद देख सकते हो। जोरावर ने स्क्रिप्ट रोहन मल्होत्रा को देते हुए कहा। अतुलनीय ढांचा। रोहन मल्होत्रा ने स्क्रिप्ट का नाम पढ़ा और थोड़ा हैरान हुए। क्या ये भी कोई साइंस फिक्शन फिल्म है? खैर, मुख्य पात्र आयुष है, जिसे विशेष रूप से लाओ लू ने चुना था। जोरावर ने कहा, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से एक फिल्म बन चुकी है। आप स्क्रिप्ट लें और उसे पढ़ने के लिए फिल्मांकन क्षेत्र में जाएं। काम पूरा होने के बाद आप अभिनेताओं के लिए तैयारी शुरू करेंगे। ये पहलू आप पर छोड़ दिया जाएगा। लाओ लू के पास हाल ही में फिल्में बनाने का समय नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, बस लाओ लू द्वारा बताए गए विवरणों का पालन करें और आप बाकी काम संभाल सकते हैं।
रोहन मल्होत्रा ने स्क्रिप्ट को ध्यान से देखा और उनकी आंखों में उत्साह बढ़ता गया। ये स्क्रिप्ट, हाँ, इससे पहले उन्हें जो स्क्रिप्ट मिली थी वे सभी बहुत खराब थीं। भले ही उनमें विशेष प्रभावों का समर्थन किया गया हो, वे अधिक से अधिक कुछ विशेष प्रभावों के पैसे वापस कर देंगे और अर्जुन को बाद में पैसे का नुकसान होगा। बेशक, हालांकि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहन मल्होत्रा इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इस तथ्य के साथ कि प्रशंसकों ने इंटरनेट पर उन पर पागलपन की बौछार कर दी और उन्हें फिल्में न बनाने के लिए कहा, रोहन मल्होत्रा को और भी असहज महसूस हुआ। अब उन्हें लगा कि यह स्क्रिप्ट उन्हें बदल सकती है। बिल्कुल, तनिष भी अभी अभी वापस आया था। उसके चेहरे पर अजीब और उलझन भरी नज़र थी। वह अपना सिर खुजलाता हुआ अंदर आया और जब उसने रोहन मल्होत्रा और जोरावर को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो चालाक हो, जोरावर ने पूछा। उसे पता चल गया था कि तनिष के साथ कुछ गड़बड़ है। नहीं, ठीक है। तनिष ने रूखी मुस्कान के साथ रोहन मल्होत्रा की ओर देखा और बोलना बंद कर दिया। क्या हुआ? रोहन मल्होत्रा को भी लगा कि तनिष थोड़ा अजीब है, लेकिन वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कुछ नहीं, तनिष मुस्कुराया। विषय बदला। रोहन मल्होत्रा के कंधों पर हाथ रखा और पूछा, क्या ये कोई नई स्क्रिप्ट है? ये लाओ लू ने दी है। हाँ, मैंने अभी अभी इनविंसिबल हल्क की स्क्रिप्ट के संक्षिप्त परिचय पर नजर डाली। मैं पलट गया। अच्छी बात है, तनिष ने आह भरी। अगर कोई चीज़ रोहन मल्होत्रा को खुश कर सकती है तो ये भी अच्छी बात है। इसी दौरान अर्जुन और निशा मेहरा भी बाहर से अंदर आ गए और जब उन्होंने उन तीनों को यहाँ देखा तो वे थोड़ा चौंक गए। निशा मेहरा ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा कि क्या वह इस बारे में बात करना चाहता है। अर्जुन ने सूखी खांसी के साथ कहा, रोहन मल्होत्रा भी यहाँ हैं। हाँ, मुझे अभी आपकी स्क्रिप्ट मिली है। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने स्क्रिप्ट देखी और यह बहुत अच्छी है। मुझे विश्वास है कि मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा, चलो। अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा के कंधे को थपथपाया और गंभीरता से कहा, रोहन मल्होत्रा, भविष्य में चाहे कुछ भी हो, आपको ये याद रखना होगा कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खुश रहना है, इसलिए कुछ चीज़ों के कारण गुस्सा न करें। लायक, बेशक मैं ऐसा करूंगी। मैं पहले की अपेक्षा अब अधिक खुश हूँ। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तो फिर मैं पहले होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देखने के लिए शूटिंग क्षेत्र में जाऊंगा ताकि मैं इस फिल्म को बेहतर ढंग से शूट कर सकूं। आगे बढ़ो और याद रखो कि मैंने क्या कहा था। अर्जुन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने सिर हिलाया और शूटिंग क्षेत्र की ओर चल पड़े। रोहन मल्होत्रा के जाने के बाद निशा मेहरा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, क्या तुम उसे नहीं बताओगी? आखिरकार वो भी तुम्हारा ही है। याद दिला दूं कि आगे चलकर मतभेद हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अर्जुन को सिरदर्द हो रहा था और उन्होंने कहा, मैंने कहा, इससे शूटिंग प्रक्रिया प्रभावित होगी। आयुष लंबे समय से तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं इस समय उसकी पहली अभिनीत फिल्म को नहीं मार सकता। लेकिन अगर मैं यह नहीं कहता तो मुझे लगता है कि मुझे शर्म आती है। एक इंसान होना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, मुझे जाने दो। चाहे कुछ भी हो, उसे जानने का हक है और उसके लिए यही बेहतर है कि वह दूसरे पक्ष को पहचाने। निशा मेहरा ने कहा, तुम दोनों ने भी देखा? तनिष ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा। तुम अभी बाहर से आए हो? अर्जुन ने पुनः पूछा। हाँ, तनिष ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में मुझे लगा था कि मेरे पास बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो सकता है तो रोहन मल्होत्रा की मानसिकता शायद टूटने वाली है। अरे, कौन मना करेगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उससे कैसे बात करनी है। अर्जुन भी चिंतित था। निशा मेहरा ने कुछ नहीं कहा, बस असहाय भाव से अपना सिर हिला दिया। जोरावर उलझन में था। आखिर ये तीन लोग क्या बात कर रहे थे? वह एक शब्द भी नहीं समझ सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? जोरावर ने पूछा। तीनों ने जोरावर की तरफ देखा और तनिष ने अवचेतन रूप से कहा, छोड़ो, इस तरह की बात न करना ही बेहतर है। कहीं रोहन मल्होत्रा का दिमाग सचमुच फट न जाए। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जोरावर, क्या आप कुत्ते हैं? मैंने बहुत सी बातें कही जिनसे मेरी जिज्ञासा जागृत हुई और फिर मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या मेरा चाकू अब तेज नहीं रहा? क्या आप सब यहाँ हैं? रोहन मल्होत्रा कहाँ है? मेरा उससे कुछ काम है। इतने में रेधिमा भी दौड़ी हुई आई।
4 लोग आए देखकर उसने जल्दी से पूछा। अर्जुन और तनिष ने एक दूसरे को देखा और रेड्डीमा ने भी ये देखा। जल्दी बताओ, रोहन मल्होत्रा कहाँ है? रेड्डीमा घबरा गई। तनिष एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर बोले, मैं तो बस शूटिंग क्षेत्र में गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ। रेड्डीमा ने सिर हिलाया और फिर जाने की योजना बनाई। जोरावर जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ? तुम सब रोहन मल्होत्रा से क्या ढूंढ रहे हो? आप? रेड्डीमा थोड़ा अजीब लग रही थी और पूछा, अर्जुन, तनिष, क्या तुम सब जानते हो? अर्जुन ने अपनी नाक को छुआ और धीरे से कहा, राफा लाल। तनिष ने कहा। रेड्डीमा ने आंखें चौड़ी करके अविश्वास से कहा, तुम लोगों ने भी देखा? हाँ, निशा मेहरा ने सिर हिलाया। ये सब क्या है? जोरावर की मानसिकता ध्वस्त हो गई है। क्या वह ऐसा कह सकता है? यह अवश्यंभावी था कि जोरावर की मानसिकता ध्वस्त हो जाएगी, और यह रेड्डीमा ही थी जिसने अंततः मामले को समझाया। जैसे ही रेड्डीमा ने बोलना समाप्त किया, जोरावर की आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है। और इस तरह की बात, बस अपमानजनक। ये कैसी बेशर्मी है? यह क्या हो गया है और तुम अब भी ऐसे ही करते हो? जोरावर ने गुस्से से कहा, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। रेड्डीमा ने जोरावर की ओर देखा और पूछा, क्या ये संभव है कि तुम्हारा भी इसमें हिस्सा हो? मुझे पादना आ गया है। जोरावर ने आंखें घुमाईं और कहा, ठीक है, इस बारे में बात मत करो, जल्दी करो और रोहन मल्होत्रा को इसके बारे में बताओ। इसे छिपाना समस्या का समाधान नहीं है, उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं जाऊं? जोरावर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि वह इतना खलनायक बनने जा रहा है। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सबके साथ जाना चाहता हूं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे अभी भी काम है। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। वह ऐसी बकवास में शामिल नहीं होना चाहता था। जब मैंने ये देखा तो मैं परेशान हो गया। तुम मुझे बताकर देख क्यों नहीं लेते? निशा मेहरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, कुछ गपशप की और आंखें झपकाईं। तुम कब से ऐसी गपशप करने लगे? अर्जुन असहाय सा दिखाई दिया। जाओ। निशा मेहरा ने अर्जुन को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह आपसे सीखा है, और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि रोहन मल्होत्रा इस मामले को इस कोण से कैसे संभालेंगे। अगर वह इसे अच्छी तरह से संभालते हैं तो आप उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी वह भी एक जवान आदमी है और वह हमेशा थोड़ा जवान और चंचल रहता है। हम उसे अभी नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें उसकी क्षमता पर गौर करना चाहिए। पंक्ति। अर्जुन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने जोरावर की ओर देखा और कहा, तो फिर तुम रोहन मल्होत्रा को बाद में इस बारे में बताओगे? संगठन यह मुश्किल काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देगा। मैं ऐसा क्यों कहूँ? जोरावर को यकीन नहीं हुआ। यिलिन को बोलने दो, लड़कियों से बात करना आसान होता है। मुझे यह नहीं चाहिए। रेड्डीमा ने तुरंत झिड़कते हुए कहा, अगर अर्जुन ने भविष्य में रोहन मल्होत्रा का फिर से इस्तेमाल किया तो क्या रोहन मल्होत्रा इस बात की वजह से मुझसे नफरत नहीं करेगा? जब समय आएगा तो वह पागलों की तरह मुझे छोटे जूते मारेगा। मैं किससे वजह पूछूं? मैं इस मामले पर बात नहीं करूंगी, नहीं कहने की हिम्मत करूंगी। अर्जुन ने जोरावर को धक्का दिया और कहा, बीप करना बंद करो, जल्दी करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूं। तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूं, मानो या न मानो, तुम्हारा वेतन और बोनस काट लो। क्या तुम अभी भी खिलवाड़ करना चाहते हो? जोरावर। इसके बाद जोरावर चुपचाप शूटिंग क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह इन लोगों को नहीं हरा सकता। कुछ लोगों की बात छोड़िए, अकेले अर्जुन ही थोड़े से अभिभूत हैं। अर्जुन के शब्द सीधे दिल पर चोट करते हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूं। वे सभी पांचों फिल्मांकन क्षेत्र में आए और देखा कि रोहन मल्होत्रा होलोग्राफिक प्रक्षेपण को देखने में तल्लीन थे। अरे, तुम यहाँ क्यों हो? रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य से उन पांचों लोगों को देखा। क्या हम सब के पास नौकरी नहीं है? तुम अचानक उसके पास क्यों आ गए? आओ और तुम्हें देखूं। अर्जुन को अपराध बोध हुआ और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। तनिष ने जोरावर को धक्का दिया और उसे जल्दी करने और स्पष्ट रूप से समझाने का इशारा किया, संकोच मत करो और लकड़ी की छड़ी की तरह यहाँ चिपके रहो। रेड्डीमा ने निशा मेहरा का हाथ पकड़ रखा था और दोनों महिलाएं एक तरफ खड़ी होकर नाटक देख रही थीं और बिना कुछ कहे गपशप कर रही थीं। तुम्हें जाना चाहिए,
तनिष ने आंखें घुमाई। तुम अभी भी खाली आंखों से क्यों देख रहे हो? जोरावर ने तनिष को घूरते हुए कहा, अगर तुम में क्षमता है तो आओ। घोड़े पर पैर मत रखो और आंख मूंद कर निर्देश मत दो। क्या बात है? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? रोहन मल्होत्रा ने चेहरे पर अजीब से भाव लिए उलझन में पूछा। वास्तव में यह जोरावर पूर्वोत्तर से आए एक वृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन इस समय वह भी बोलना नहीं जानते। आप ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? आप चाहे जैसे भी मुंह खोलें, रोहन मल्होत्रा का दिमाग फट जाएगा। दरअसल चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। जोरावर मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद चमकते दांत दिखाई देने लगे। अर्जुन और तनिष दोनों ने गुस्से से आंखें घुमाईं और आपसे मामला स्पष्ट करने को कहा, लेकिन आप अंत में अभी भी कायर हैं। अभी भी बूढ़े नहीं हो। सीधी बात कहो, घुमा फिरा कर बात मत करो। रोहन मल्होत्रा ने गुस्से से कहा। वह देखकर बता सकता था कि जब ये 5 लोग उसके पास आए थे तो उनके पास उससे कबूल करने के लिए कुछ था। रोहन मल्होत्रा अनुमान नहीं लगा सके कि यह क्या था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अर्जुन उसे नौकरी से निकालना चाहता हो, है न? यदि ऐसा है तो उन्हें स्क्रिप्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और यह एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। तो फिर मैंने क्या कहा? जोरावर ने संकोच से पूछा। आगे बढ़ो, रोहन मल्होत्रा ने असहाय होकर कहा। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ जल्दी में हूँ। जोरावर ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मत करो, मेरे साथ जल्दबाजी मत करो। मैंने यह मामला नहीं देखा है, ये सब उन चारों ने देखा था। अगर तुम्हें जल्दी है तो जाकर उनसे बात करो। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अर्जुन, निशा मेहरा, तनिष, रेडिमा, मनीष झवेरी, आप काम नहीं करना चाहते हैं क्या? क्या बात है? रोहन मल्होत्रा भी असमंजस में था। क्या बात है इसकी? यह है। जोरावर बहुत देर तक लड़खड़ाता रहा, अंततः आह भरकर ईमानदारी से बोला। बूढ़े तांग और अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने रिया कपूर और एक आदमी को होटल के प्रवेश द्वार पर देखा था, जिसने राफा खोला था। कुछ देर दरवाजे पर रुकने के बाद, कार पार्क करने के बाद वे दोनों होटल की ओर चल पड़े। ये बात कहते हुए जोरावर रोहन मल्होत्रा की ओर देखे बिना नहीं रह सके और उन्होंने पाया कि रोहन मल्होत्रा के हाथ से स्क्रिप्ट जमीन पर गिर गई थी। तनिष ने रोहन मल्होत्रा की तरफ देखा, जिसके सिर पर हरे रंग की टोपी लगी हुई थी, और गहरी आवाज में कहा, बूढ़े जो, अब से हम भाई रहेंगे। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं तुम्हें चार्ज दूंगा। वहां जाओ और अभी उससे चुदवाओ। वास्तव में रोहन मल्होत्रा ने गंभीर भाव से अर्जुन की ओर देखा और पुष्टि की। अर्जुन उससे झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अर्जुन अब तक उसकी मदद करता रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आपके लिए उस आदमी की पहचान भी जांच ली है। राजधानी में यांग परिवार के लोग दूसरी पीढ़ी के हैं और उनकी पृष्ठभूमि आपके जो परिवार से ज्यादा मजबूत है। घास। रोहन मल्होत्रा की आंखें एक पल में लाल हो गईं, माथे की नसें उभर आईं, सिर गुस्से से चकरा गया और वह दौड़कर उस महिला से अभी पूछना चाहता था कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अर्जुन ने आगे बढ़कर रोहन मल्होत्रा को पकड़ लिया और कहा, शांत हो जाओ, आवेग से समस्या हल नहीं होती। तुम उसे फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फ़ोन पर ही साफ कर दो। मिलने वगैरह की बात भूल जाओ। बड़ी बात यह है कि अब से तुम सुरक्षित रहो और एक दूसरे को परेशान मत करो। मैं शांत कैसे रहूं? रोहन मल्होत्रा भावुक थे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, सचमुच उससे प्यार करता हूं। अगर ऐसा न होता तो मैं उसके साथ स्कूल में नहीं रह पाता। मैं उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं और उसे जो चाहिए वो सब खरीद कर देता हूं, फिर भी वह आखिर में ऐसी क्यों है? कुत्ते मल खाना नहीं बदल सकते, रेडिमा ने स्पष्ट रूप से कहा। निशा मेहरा ने रेडिमा को नीचे खींच लिया और इशारा किया कि ऐसी बातें न कहें। रेडिमा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसे भी एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है और फिर आज्ञाकारी होकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। हालांकि रेड्डीमा के मन में रिया कपूर एक बहुत ही भौतिकवादी महिला थी। ये पहले भी था और अब भी है। बस रेडिमा को ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर रोहन मल्होत्रा अर्जुन के साथ काम करते हैं तो रोहन मल्होत्रा का भविष्य लगभग उज्जवल है, फिर वह ऐसा क्यों करेंगे? क्या ये संभव है? आदत बन गई है। ऐसा लग रहा था जैसे रेडिमा को कुछ उल्लेखनीय चीज मिल गई हो। रोहन मल्होत्रा का मूड इस समय बहुत अस्थिर है और उनका पूरा शरीर बेकाबू सा हो गया है।
अगर अर्जुन ने उन्हें नहीं रोका होता तो रोहन मल्होत्रा अभी बाहर निकलकर हंगामा कर सकते थे। ये काम नहीं करेगा, कम से कम यह मामला खबरों में तो नहीं आ सकता। कुछ समय पहले एल्क बिल्डिंग पर हुए हमले की वजह से खूब सर्च किया गया था। अगर यह मामला कुछ समय बाद फिर से सामने आया तो एल्क पर इसका बहुत असर होगा। तुम मुझे कैसे शांत रहने देते हो? अगर अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या तुम शांत रह पाओगे? रोहन मल्होत्रा का स्वर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ चेंजो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ऐसी बात है। हालांकि इतने दिनों तक अर्जुन को जानने के बाद रोहन मल्होत्रा को मूल रूप से पता था कि अर्जुन उस समय रिया कपूर को पसंद नहीं करते थे। हालांकि अब जब ऐसी हरी झंडी मिल गई है तो एक मर्दाना आदमी होने के नाते रोहन मल्होत्रा इसे कैसे सहन कर सकते हैं। अब ये निश्चित है कि वह अपना मन बदल लेगी। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन ने हल्के से कहा, अगर आप हताश हैं तो मेरा सुझाव है कि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। भविष्य में आप निश्चित रूप से इस दूसरी पीढ़ी से कम सफल नहीं होंगे। तनिष एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ऐसा लगता है कि आप दोनों दूसरी पीढ़ी शब्द कहने के योग्य नहीं हैं। अर्जुन और रोहन मल्होत्रा दूसरी पीढ़ी के हैं। आपके पास ये कहने के लिए क्या योग्यता है कि कोई अन्य व्यक्ति दूसरी पीढ़ी का है? अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या गलत है? आप अभी भी अपने प्रयासों से हमारी पीढ़ियों के प्रयासों को नकारना चाहते हैं। जोरावर और तनिष तुरंत चुप हो गए। कैसे भुनाया जाए? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। मैं तुम्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दूंगा और मैं तुम्हें एक सुपरकार और एक लड़ाकू विमान दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्या ये दिखावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है? वह एक महिला से ज्यादा कुछ नहीं है जो दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि को पसंद करती है। जब तक वह अमीर और शक्तिशाली है वह मूल रूप से इसे पोस्ट करेगी। एक बार जब आप मेरे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं तो मूल रूप से वह आपको हर दिन परेशान करेगी। बेशक इसमें मेरी भी समस्या हो सकती है। आखिरकार आप पहले भी खराब फिल्में बनाते रहे हैं। ये सुनकर रोहन मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाए और बोले, तुम्हें पता है कि यह एक बुरी फिल्म है, फिर तुम इसे क्यों बनाना चाहते हो? बेहतर होगा कि आप ये जानने की कोशिश न करें कि बॉस क्या सोच रहा है। अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स टेस्ट करने के लिए शूटिंग करने को कहा था। खैर, मेरा अपना तरीका है, इसकी ज्यादा चिंता मत करो। मैं तुम्हें आगे से इस तरह की घटिया फिल्म शूट नहीं करने दूंगा। चिंता मत करो, चलो काम पर लग जाओ। वह पहले भी तुम्हें खराब फिल्में बनाने देती रही है और वह सोचती है कि तुम सक्षम नहीं हो और जो परिवार अभी भी रिकवरी के दौर में है। एक बार जब वह तुमसे बेहतर किसी व्यक्ति से मिलती है जिसकी पृष्ठभूमि तुमसे बड़ी है तो वह स्वाभाविक रूप से किसी और के पास जाएगी। भौतिकवादी महिलाएं आमतौर पर ऐसी ही होती हैं और वे बहुत शक्तिशाली होती हैं और उन्हें वापस बदलना मुश्किल होता है। अगर तुम सचमुच इसे बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें दे दूंगा और फिर तुम कुछ दिनों में फिर से देख सकते हो और वह तुम्हें जरूर मिल जाएगी। अर्जुन की बातें सुनने के बाद जोरावर और तनिष दोनों ही चुपके से जोरदार जयकारे लगाने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार अर्जुन पहले भी रिया कपूर से पीड़ित थे और अब फिर से पीड़ित होना असंभव है। निशा मेहरा मुस्कुराई और बोली, मेहरा ग्रुप पहले से ही जो परिवार के साथ सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको इस मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यान परिवार व्यापार में हमसे उतना अच्छा नहीं है लेकिन उनके ज्यादा संपर्क हैं। ये देखकर कि अर्जुन और निशा मेहरा उनकी मदद कर रहे हैं, रोहन मल्होत्रा भी बहुत भावुक हो गए। तो फिर मैं भूल जाओ, मैं अभी भी उससे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। रोहन मल्होत्रा ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं न तो शोर मचाता हूँ और न ही शोर मचाता हूँ। मैं पहले अर्जुन की तरह शांति से टोपी पहनता हूँ। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, चले जाओ, मुझे पहले इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हे, मुझे विश्वास है। रोहन मल्होत्रा को अर्जुन की बकवास पर यकीन नहीं हुआ। भला कौन आदमी परवाह नहीं कर सकता? हालांकि अर्जुन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि यह तो उनके पूर्ववर्ती को ही परवाह थी। अब जबकि उसके पास बेहतर लोग हैं तो क्या वह अभी भी बाहर के उन बदमाश अश्लील प्रशंसकों की परवाह करता है? बूम बूम बूम।
अर्जुन ने 2 बार दरवाजा खटखटाया और मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजा खुला है, पानी का मीटर चेक कर लो। वह शांत था और बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। फ्रंट डेस्क पर कमरा नंबर की जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए अर्जुन खुद ही पता लगा सकता है। रोहन मल्होत्रा भी बगल में थे, उनका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त था और वे थोड़ा घबरा भी गए। तनिष और जोरावर उसके पीछे घूर रहे थे। एक असली आदमी को इस वक्त हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। घर के अंदर जो दोनों तीव्र व्यायाम करने वाले थे वे अचानक रुक गए। यश टंडन ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी थी। इस होटल में वेटर के साथ क्या मामला है? इतना अज्ञानी। लेकिन रिया कपूर का रंग अचानक बदल गया। वह बता सकती थी कि यह किसकी आवाज़ है। हालांकि उनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन रिया कपूर के मन में अभी भी अर्जुन का साया है, क्योंकि अर्जुन बहुत सफल था। नहीं, दरवाज़ा मत खोलो। रिया कपूर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। आप किस बात से भयभीत हैं? यश टंडन ने उसे दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे तुरंत भेज दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद यश टंडन दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े और उनके चेहरे की मुस्कान उभर हो गई, जो उदासीन वेटर को डांटने के लिए तैयार थी। आप वो। जैसे ही यश टंडन ने अपना मुंह खोला, उनकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा सुंदर लड़का कौन है, इतना परिचित। भारत में लगभग कोई भी इस खूबसूरत लड़के को नहीं जानता। उनका कद लंबा और सीधा है, स्वभाव असाधारण है तथा उनकी आंखें तारों जितनी गहरी और शांत हैं। लेकिन एक नज़र में देखें तो इससे यश टंडन पर काफ़ी दबाव पड़ता है। आगे क्या? बातचीत जारी रखो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू, मिस्टर वर्मा। यश टंडन के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? एक दोस्त को उसकी प्रेमिका ढूंढने में मदद करना। अर्जुन मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और यश टंडन को एक तरफ खींच लिया और बोला, क्या तुम सच में इस बात से अनजान हो या सिर्फ न जानने का नाटक कर रहे हो? या फिर यहाँ गलतियाँ ढूंढने आए हो? मेरा दोस्त इतना मशहूर है, तुम उसे जानते तक नहीं। तुम एक दूसरे को नहीं जानते। ये सुनकर यश टंडन ने भी अर्जुन के पीछे रोहन मल्होत्रा को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और फिर उन्होंने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, क्या बात है? अभी भी नाटक कर रहे हो? तनिष का गुस्सा पहले से ही बहुत गर्म था और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने होटल के प्रवेश द्वार पर गले मिलने, चूमने और छूने का नाटक क्यों नहीं किया? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें घृणित लोगों के पास आना ही होगा, है ना? मुझे वास्तव में नहीं पता, यश टंडन ने खड़े होकर शांति से कहा। जहां तक यश टंडन को पता था या नहीं, ये बात अब महत्वपूर्ण नहीं रही। अर्जुन के लिए यश टंडन का मामला पहले टाल दिया गया था और वह पहले रोहन मल्होत्रा का मामला निपटाना चाहते थे। इस समय रिया कपूर का चेहरा पीला पड़ गया और वह रोहन मल्होत्रा को भयभीत नज़रों से देखने लगी। रोहन मल्होत्रा कदम दर कदम आगे बढ़े, लेकिन रिया कपूर कदम दर कदम पीछे हट गईं। क्यों? रोहन मल्होत्रा बस ये जानना चाहते थे कि वह रिया कपूर के प्रति इतने दयालु क्यों थे। ये कहा जा सकता है कि वह रिया कपूर के प्रति इतने दयालु थे। वह वास्तव में सिर्फ खेल नहीं रहा है, बल्कि किसी से सच्चा प्यार करता है। मुझे रिया कपूर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया। रोहन मल्होत्रा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये कहना। रोहन मल्होत्रा असहाय होकर दहाड़ा। रिया कपूर इतनी डर गईं कि वह जमीन पर गिर पड़ीं। रोहन मल्होत्रा अवचेतन रूप से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो उन्होंने उसे फिर से वापस खींच लिया। ये औरत अयोग्य है। यश टंडन अभी भी शांति से बाहर खड़े थे, मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही न हो। अर्जुन अंदर आया और निशा मेहरा ने भी रेड्डीमा को अंदर खींच लिया। उसने और अर्जुन ने एक मौन समझ बना ली है। कुछ छोटी छोटी बातों से वह जानती है कि अर्जुन क्या सोच रहा है। कुछ लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, देर सवेर कुछ न कुछ तो होगा ही। मैं सांस लेने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। यश टंडन ने देखा कि दरवाज़ा बंद होने वाला है, तो उसने कुछ कहा। अगर इस तरह की बात उजागर हुई तो अर्जुन और उसका समूह निश्चित रूप से प्रभावित होगा, कम से कम कुछ परेशानियों से तो बचा नहीं जा सकेगा। अर्जुन ने आगे बढ़कर यश टंडन की गर्दन पकड़ ली और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। तुम कैसे देखना चाहते हो? बस एक शब्द बोलो, अर्जुन ने हल्के से कहा।
तनिष्क ने व्यंग्य करते हुए कहा, बूढ़ी झांग, उसे रिकॉर्ड करो ताकि वह वापस आकर हमें काट न सके। क्या आप उनके खिलाफ जनमत का प्रयोग करना चाहते हैं? वे इस व्यवसाय को यश टंडन से बेहतर जानते हैं। अर्जुन ने यश टंडन की ओर देखा, उसकी आवाज़ उदासीन थी। अब तुम चुप हो जाओ। सच में मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। बोलने की तो बात ही छोड़ो, वरना मुझे डर है कि मैं किसी दिन तुम्हें गलती से दफन कर दूंगा। अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग के बारे में सोचना भी मत। यहाँ सिग्नल मेरे द्वारा बाधित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये सुनकर यश टंडन कुछ देर के लिए बोल नहीं पाए। वह जो लाड़ प्यार का आदी है, अर्जुन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करते हुए वह हमेशा दिल में घुटता रहता था। वह पहले दूसरों को तंग करता था, अब उसे दूसरों द्वारा क्यों तंग किया जा रहा है? पूछना बंद करो। रिया कपूर ने रोहन मल्होत्रा से आगे बढ़कर अर्जुन को देखा। उसका दिल अचानक और दृढ़ हो गया। रोहन मल्होत्रा, चलो ब्रेकअप करते हैं, सब लोग साथ में अच्छा समय बिताएंगे। रिया कपूर ने शांति से कहा। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। तुम मुझे क्या देख रहे हो? क्या यह उसकी वजह से है? रोहन मल्होत्रा ने अपने पीछे खड़े यश टंडन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, ये सही है, रिया कपूर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं उस तरह की शक्तिशाली और भौतिकवादी महिला हूँ। जो भी उत्कृष्ट होगा मैं उसका अनुसरण करूंगी। मुझे खेद है कि मुझे आपको बताने का समय नहीं मिला, लेकिन अब ये कहने में देर नहीं हुई है। चेहरे पर मुस्कान लिए यश टंडन ने कुछ नहीं कहा। उसके लिए कुछ भी कहने से बेहतर था कि अभी कुछ न कहा जाए। आखिरकार असली मालिक अंदर है, इसलिए उसके लिए इस समय बोलना आसान नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बाद में उसे फिर से पीटा जाए। अर्जुन से अब बात करना इतना आसान नहीं है और यश टंडन को आश्चर्य होता है कि क्या अर्जुन और रोहन मल्होत्रा के बीच पहले नहीं बनती थी। आज अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा की मदद क्यों की? यश टंडन इस बात को समझना नहीं चाहते थे। रोहन मल्होत्रा ऐसे खड़े थे मानो बिजली गिर गई हो। ऐसा नहीं था कि वो तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें इस मामले का सामना करना पड़ा तो वो कुछ हद तक हताश महसूस कर रहे थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत समय बाद ही उनके बीच विश्वासघात हुआ। रिया कपूर वैसे भी बात को सुलझाने वाली थी, वह अभी कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए बेहतर होगा कि वह ईमानदारी से स्वीकार कर ले ताकि भविष्य में उसे ब्रेकअप के बारे में कोई बहाना न ढूंढना पड़े। रिया कपूर ने रोहन मल्होत्रा की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम सब वयस्क हैं, कुछ बातें इतनी स्पष्टता से समझाने की ज़रूरत नहीं होती। वह इस मामले पर और अधिक विचार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रोहन मल्होत्रा को पहले से ही इसके बारे में पता था, इसलिए उसके पास अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब रोहन मल्होत्रा समझ सकते हैं कि उस समय अर्जुन को कैसा महसूस हुआ होगा। कम से कम अब तो उसके साथ कोई है। उस समय अर्जुन केवल स्वयं ही थे। रोहन मल्होत्रा ने अवचेतन मन से अर्जुन की ओर देखा, जैसे जब एक बेटा मुश्किलों का सामना करता है तो उसका पहला विचार अपने पिता को ढूंढना होता है। अर्जुन एक क्षण के लिए ठिठक गया, फिर बोला, यह आप पर निर्भर है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, यह आपके अपने निर्णय पर निर्भर है। अर्जुन सचमुच इस तरह के भावनात्मक मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। उसके लिए अच्छी जिंदगी जीना ही काफ़ी है और दूसरे जिए या मरें इससे उसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, वह इतना कुछ नहीं कहना चाहता था। इस क्षण रोहन मल्होत्रा को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि उनका पूरा शरीर मुक्त हो गया है। वह इन दिनों इतनी मेहनत कर रहा है, बस रिया कपूर को लगता है कि वह नाकाबिल है और उसके लिए कोई बेहतर रोल अरेंज नहीं कर सकता। उसे अर्जुन की राय की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और न ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दोष देने का डर है, क्योंकि रोहन मल्होत्रा को अर्जुन और रिया कपूर के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। इसलिए रोहन मल्होत्रा ने रिया कपूर को केवल उन दृश्यों में कुछ अतिरिक्त भूमिकाएं दी जिन्हें अर्जुन ने उन्हें फिल्माने के लिए कहा था। उन्होंने इस दृश्य को अधिक महत्व देने का साहस नहीं किया। हालांकि वे पहले ही साथ बैठकर खाना खा चुके थे, फिर भी रोहन मल्होत्रा के मन में कुछ शंकाएं थीं। लेकिन अब जब ऐसी शंकाएं समाप्त हो गई हैं तो पूरा व्यक्ति काफ़ी हद तक निश्चिंत हो गया है। वह जो चाहे कर सकता है और वह वही कर सकता है जिससे वह खुश है। यदि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते तो दूसरे पक्ष को जाने दें और स्वयं भी जाने दें। कुछ समय के लिए दुख हो सकता है, लेकिन
बाद में आप पाएंगे कि इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत युवा महिलाएं हैं। चूसना। रोहन मल्होत्रा मुड़े और चले गए क्योंकि वे अब यहाँ और नहीं रुकना चाहते थे। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर कई ताकतवर आदमी खड़े थे। जब यश टंडन ने उनमें से एक को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई और वह चिल्लाया, भाई कहाँ? मुख्य अभिनेता ने अपना हाथ बढ़ाया और रोहन मल्होत्रा को धक्का दिया। रोहन मल्होत्रा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। अगर जोरावर समय पर उसकी मदद के लिए न आता तो शायद वह जमीन पर गिर जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या कर रहे हो? जोरावर ने ठंडे स्वर में कहा। आपका क्या मतलब है? उस आदमी ने उदासीनता से कहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिना कुछ कहे मेरे भाई के कमरे में घुसने का आपका क्या मतलब है? कुछ पैसे होना तो बहुत अच्छी बात है। आप बस दूसरे लोगों की जानकारी देख सकते हैं और फिर आकर उनकी पिटाई कर सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला इतना सरल नहीं है। क्या यश टंडन को रिया कपूर की पहचान नहीं पता होगी? असंभव। रिया कपूर के अफेयर्स इंटरनेट पर पता चल सकते हैं। और यश टंडन भी खुद को जानते हैं और जानते हैं कि एल्क कौन है। दिन के उजाले में होटल में एल्क के पास बैठकर उसे सहलाना, चूमना और छूना इतना अकड़कर कैसे हो सकता है? यदि यह मामला किसी के द्वारा भड़काया न गया होता तो अर्जुन इस पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार यश टंडन बहुत बुद्धिमान नहीं दिखते। आईक्यू की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस आदमी का उलझना रोहन मल्होत्रा की उम्मीद से भी परे था। क्या यश टंडन के पास इस तरह की बात करने की कोई वजह हो सकती है? आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, है ना? तनिष ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ काम है तो लाओ लू से बात करो। हमें और भी काम है, इसलिए हमारे पास यहाँ तुमसे बात करने का समय नहीं है। ऐसा कहो जैसे मेरे पास समय हो। अर्जुन ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, अगर आपके कोई सवाल हो या आपको लगे कि मैंने किसी को पीटा है या कुछ और, तो किसी भी समय मेरे वकील से बात करने के लिए मिलू आ जाए। मेरे मिलू में वकीलों से भरी एक मंजिल है और आप इस बारे में जैसे चाहें बात कर सकते हैं। अर्जुन ने यश टंडन और उस आदमी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और हल्के से कहा, क्या ये यान परिवार है? ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा और बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ न दो। अर्जुन, क्या तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो? उस आदमी ने अर्जुन की ओर देखा और शांति से कहा, पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम कविन टंडन है। अर्जुन ने उस आदमी को बीच में रोकते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, मुझे ज्यादा परिचय मत दीजिए। मैं वास्तव में आपका नाम नहीं जानना चाहता। आजकल बहुत सारे कुत्ते और बिल्लियां मेरे पास आकर भौंकते हैं। मैं इन नामों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकता। बोलने के बाद अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अदृश्य ड्रोन ने एक तेज हवा चलाई जिससे कविन टंडन और अन्य लोग पीछे की ओर गिर गए। हालांकि कविन टंडन अचानक आगे बढ़े, तेज हवा का सामना किया और जलती हुई आंखों से अर्जुन को देखा। अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? यान परिवार, हे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। आपको मेरा नाम याद रहेगा, कविन टंडन ने व्यंग्य किया। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया, रोहन मल्होत्रा और बाकियों को जाने का इशारा किया और कहा, मैंने अभी तुम्हारे भाई को जमीन पर गिराया है और तुमने मेरे दोस्त को धक्का दिया है और हम बराबरी पर हैं। बाकी बात तुम भी किसी की तलाश मत करना। किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना। ये बात कहते हुए अर्जुन ने कविन टंडन को घूरते हुए मुस्कुराया और कहा, अगर तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कोई और मिल गया है तो मैं तुम्हें सीधे मार दूंगा। इस समय कविन टंडन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, मानो कोई खूंखार बाघ उसे घूर रहा हो। जब कविन टंडन को होश आया तो उन्होंने पाया कि अर्जुन और अन्य लोग बहुत दूर चले गए थे। बड़ा भाई, यश टंडन गंभीर भाव से मेरे पास आए। वे जानना चाहते थे कि क्या हुआ। इसकी चिंता मत करो, कविन टंडन ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन वाकई अलग था। एक झलक से ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी खाई के सामने खड़ा हो। इसके बाद कविन टंडन ने रिया कपूर की ओर देखा और शांति से कहा, चलो इस मामले को अच्छी तरह से निपटाते हैं। लक्ष्य हासिल हो गया है। यश टंडन ने सिर हिलाया, रिया कपूर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, आप पहले जाए, हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे। पहले मैं जाता हूँ। रिया कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। हाँ,
क्या तुमने मेरे भाई को यहाँ नहीं देखा? हमें कुछ बात करनी है। यश टंडन ने अधीरता से कहा। आप? रिया कपूर भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन कविन टंडन जैसे लोगों को देखने के बाद उनके पास अपना बैग उठाकर यहाँ से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शायद वह जानती थी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि कविन टंडन सीधे अर्जुन का सामना कर सकता है, तब भी उसे उम्मीद थी कि कविन टंडन अर्जुन को हरा सकता है। एल्क पर लौटने के बाद अर्जुन ने रोहन मल्होत्रा को काम पर नहीं जाने दिया, लेकिन उन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे दी। ये ठीक है, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ। काम काम का है और निजी जीवन का है। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। इस घटना से गुजरने के बाद वह दूसरी पीढ़ी, जिसे कभी उसके परिवार ने बिगाड़ा था, अब सचमुच बड़ी होने लगी है। अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। रोहन मल्होत्रा का कंधा थपथपाया और कहा, मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूँगा। कुल मिलाकर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार कर देगा। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, कभी कभी रिया कपूर जैसी औरत परेशान कर देती है, लेकिन मुझे कहना होगा कि उसमें एक दमखम भी है। अगर आप उससे ब्रेकअप कर लें तो आपको तुरंत सच्चा प्यार मिल सकता है। यदि तुम बोल नहीं सकते तो जल्दी से अपना मुंह बंद कर लो। रेड्डीमा ने आंखें घुमाईं। क्या तुम्हें पता था कि अर्जुन और निशा मेहरा दोनों वहां मौजूद थे? हा, कोई बात नहीं। रोहन मल्होत्रा ने हाथ हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि अर्जुन हर समय तनिष्क और जोरावर का ही इस्तेमाल क्यों करता था। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और ये भावनाएं भी उतनी ही अमूल्य हैं। डिंग। इसी दौरान रोहन मल्होत्रा के मोबाइल फ़ोन से एक वीचैट संदेश आया। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और देखा कि यह रिया कपूर का था, जिसका मतलब था कि वह उनसे मिलना और बात करना चाहते थे। अर्जुन ने ये देख लिया और कुछ नहीं कहा। रोहन मल्होत्रा अब वयस्क हो गए हैं और उन्हें ऐसी चीज़ों से खुद ही निपटना सीखना चाहिए। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, संदेश पर क्लिक किया और उसे सीधे डिलीट कर दिया। अब संपर्क करने के लिए कुछ भी नहीं है। पटरी से उतरने की घटनाएं शून्य और अनगिनत हैं। वह हर समय अपने सिर पर हरे रंग की टोपी भी नहीं पहनना चाहता था। हालांकि रिया कपूर ने सीधे फ़ोन किया। रोहन मल्होत्रा ने 2 बार मना कर दिया। जब तीसरी कॉल आई तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। उसे शायद पता चल गया है कि यांग परिवार ने उसका इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मैं तुमसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कह रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ फिर से जुड़ना चाहता हूँ। जटिल। जोरावर को केवल यह महसूस हुआ कि उसके तीनों विचार उलट दिए गए हैं, और अविश्वास में बोला, उसने ऐसा काम किया है और उसके पास फिर से एकजुट होने का चेहरा है। कहना मुश्किल है। अगर रोहन मल्होत्रा उसके जिस्म का लालची है तो फिर से मिलन की संभावना है। तनिष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो पाद है। क्या दुनिया की सारी औरतें मर चुकी हैं? बस फ़ोन ब्लॉक कर दो। रेडिमा ने गुस्से से कहा। पुरुष वास्तव में बड़े सुअ हैं। सभी लोग समस्या के बारे में सोचने के लिए केवल निचले शरीर का उपयोग करेंगे। मैं इसे उठाऊंगा और सुनूंगा कि वह क्या कहना चाहती है। रोहन मल्होत्रा ने बात की और फिर जवाब देने के लिए क्लिक किया। चेन, क्या हम बाहर आकर बात कर सकते हैं? रिया कपूर का स्वर बहुत नर्म हो गया। वह विनती कर रही थी। किसी कारणवश रोहन मल्होत्रा को अचानक घृणा महसूस हुई। बस अचानक मतली आ गई। अगर कुछ काम हो तो फ़ोन पर बात कर लेना, मुझे अभी भी यहाँ काम है। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से कहा। बाहर आकर मुझे बताओ, मैं घर में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रिया कपूर ने कहा। तो फिर तुम धीरे से इंतज़ार करो। रोहन मल्होत्रा अब रिया कपूर को जगह नहीं देते थे। वह रिया कपूर को देखना भी नहीं चाहते थे। रोहन मल्होत्रा की बेरहमी सुनकर रिया कपूर ने अपने निचले होंठ काट लिए और कहा, यांग परिवार अर्जुन के साथ कुछ कर सकता है। यांग परिवार? अर्जुन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि वह इसमें क्यों शामिल था। हालांकि रिया कपूर की बातों ने भी अर्जुन के विचारों की पुष्टि की। यश टंडन को रिया कपूर की पहचान पता थी और रिया कपूर की गर्लफ्रेंड कौन थी ये भी पता था। लंबे समय तक होटल में प्रवेश किए बिना सार्वजनिक रूप से की गई अंतरंगता की क्रियाएं भी उन्हें दिखाने के लिए की जाती हैं। इन बातों के सिलसिले ने अर्जुन को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि यांग परिवार के साथ कुछ हित संबंध हो सकते हैं, इससे पहले कि वह ऐसा करने के बारे में सोचे।
ये सोचते ही अर्जुन की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। यह अच्छी बात है, वह कुछ चीज़ों से निपट सकता है, पहाड़ को गिरा सकता है और बाघ को हिला सकता है। यह अर्जुन और एल्क के बारे में था। रोहन मल्होत्रा अचानक गंभीर हो गए। वह वास्तव में जानना चाहते थे कि रिया कपूर कितना जानती है। लेकिन अर्जुन ने बगल से कहा, कोई बेवकूफ़ी मत करो, अगर कुछ हो भी गया तो मैं खुद ही उसे संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अगर रिया कपूर को कुछ पता भी था तो किसी ने तो उसे बताया था। हालांकि रिया कपूर ग्रीन टी पीती हैं, लेकिन उनका दिमाग वास्तव में ठीक से काम नहीं कर रहा है। भारत में हुई घटना के बाद अर्जुन को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। कम से कम वह जानता है कि इन चीज़ों से कैसे निपटना है। इसलिए भले ही रोहन मल्होत्रा रिया कपूर को ढूंढने गए और कुछ चीज़ें पता चलीं, अर्जुन के लिए वह अपनी जांच के माध्यम से इन चीज़ों का पता लगा सकता था और रोहन मल्होत्रा को उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि पिछली बार हुए एल्क हमले से इनका कुछ लेना देना हो, रिया कपूर ने जल्दी से कहा। रोहन मल्होत्रा के चेहरे के भाव बदल गए। जोरावर, तनिष और रेड्डीमा के चेहरे के भाव भी तुरंत बदल गए। केवल अर्जुन और निशा मेहरा शांत देख रहे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनके लिए उन्होंने कई चीज़ों का सामना किया है, भले ही वे इस तरह की चीज़ का सामना करते हैं, उन्हें कोई अंतर महसूस नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी है कि विरोधी अलग अलग हैं। अच्छा, मैं समझ गया, अर्जुन ने हल्के से कहा। क्या तुम्हें और भी कुछ बात करनी है? छोड़ो, मैं तुम्हारे मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहता। रोहन मल्होत्रा अभी भी हैरान था, लेकिन जब उसने अर्जुन के शांत भाव देखे तो उसके दिल में अचानक एक एहसास हुआ। क्या अर्जुन ये भी अनुमान लगा सकता है कि यह मामला यांग परिवार से जुड़ा हुआ है? शायद अर्जुन ने पहले ही इस बात की जांच कर ली थी। शायद अर्जुन की वर्तमान क्षमता और ताकत के साथ इस तरह की बात का पता लगाना मुश्किल नहीं है। बस वो घर ब्रेकअप की फीस है जो मैंने तुम्हें दी थी, और अब हमारा काम खत्म। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। इससे पहले कि रिया कपूर कुछ कह पाती, रोहन मल्होत्रा ने फ़ोन काट दिया। असली आदमी, इसे ऐसा होना चाहिए। जोरावर ने कुछ कहा, तनिष ने कुछ कहा और बाद के दोनों ने एक साथ कहा। मौन समझ से भरा हुआ। अर्जुन बोला, ठीक है, जाओ और अपना काम पूरा करो। मैं यह मामला खुद सुलझा सकता हूँ। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा लक्ष्य कंपनी के लिए जमकर पैसा कमाना है, क्योंकि मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। अर्जुन ने हाथ फैलाकर कहा, मनोरंजन उद्योग सचमुच पैसा कमा रहा है। हालांकि कुछ प्रौद्योगिकियों से अब बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अर्जुन के लिए पैसा कंपनी के संचालन में निवेश करना होगा और उसके पास कोई बचत नहीं है। इसलिए मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूं कि जोरावर जैसे कलाकार उनके लिए पैसा कमा सकें। 118वीं मंजिल पर कार्यालय। निशा मेहरा ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुम इस मामले से कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? हमारे पास यांग परिवार के बारे में सारी जानकारी है, हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं यांग परिवार पर लंबे समय से नज़र रख रहा हूँ। अर्जुन हंसे और बोले, मेरे घर पर छोटे बम का दिखना निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं है जो एक व्यक्ति कर सकता है। पर्दे के पीछे और भी लोग होंगे। बात बस इतनी है कि मैंने इसे खोदकर नहीं निकाला। नहीं, मैंने लगभग खुदाई पूरी कर ली है। कमांडर चेतन ने मुझे कुछ समय पहले एक सूची दी थी और उसमें कविन टंडन का नाम था। जहां तक यश टंडन की बात है, वह तो बस एक मोहरा है, उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी, मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस तरह की चीज़ होगी, ये वाकई दिलचस्प है। विदेश में अर्जुन बहुत ही सनकी और घमंडी है, लेकिन भारत में, क्योंकि यही मूल है, अर्जुन बहुत संयमित ढंग से काम करता है, और यदि उसे कभी कभार थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह उसका घर है। अब कुछ लोग विद्रोह करना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन ही इस हड्डी को तोड़ सकता है। निशा मेहरा ने कहा, यांग परिवार की संपत्ति मुझे सौंप दीजिए और उन्हें आधे महीने के भीतर इसे बेच देने दीजिए। अच्छा है, अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि हो सकता है कि उनका असली पैसा कमाने का धंधा भारत में न हो। उनकी विदेशी संपत्तियों की जांच करना न भूलें। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। छोटी सी बात है,
निशा मेहरा मुस्कुराईं, अपने पेशेवर क्षेत्र में वह इन चीज़ों को सुलझा सकती हैं। इसके अलावा अर्जुन की मदद करने से निशा मेहरा बहुत खुश हुईं। जल्द ही राजेश वर्मा, अंजलि वर्मा और काव्या वर्मा भी यहाँ आ गए। वे सब इसके बारे में सुन चुके हैं। यान परिवार, राजेश वर्मा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस परिवार का कारोबार हमेशा से विदेशों से व्यापार का रहा है। ये संभव है, और अब इनका रवैया टूट गया है। जाहिर है ये बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पहले ही बाहर निकल जाओ, तो मैं इन सबको पहले ही मार सकता हूँ। आज का राजेश वर्मा एक खूंखार बाघ जैसा दिखता है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ बड़े अदृश्य हाथों को अपने ऊपर मंडराते देखा है, जो उन्हें आर्थिक रूप से गिराने का इरादा रखते हैं। लेकिन राजेश वर्मा के लिए ये चीज़ें मामूली हैं और वह इनसे निपट सकते हैं। लेकिन अगर मामला अर्जुन से जुड़ा है तो राजेश वर्मा काफ़ी गंभीर होंगे। अब उनके लू परिवार का मुख्य उद्योग अभी भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह मामला मुझ पर छोड़ दो और मैं उन सभी पर दिवालियापन का मुकदमा कर सकता हूँ। अंजलि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरे बेटे को इतनी बुरी बात की धमकी देना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वे देखें कि हमें धमकाना आसान नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, ये परिवार है। माता पिता बहन बहुत सक्षम हैं और उसे बस कुछ चीज़ों से निपटने की ज़रूरत है। अगर वह अकेला है तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं संभाला जा सकता। सफल कभी भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि सफल तो लोगों का एक समूह होता है। इस संबंध में मैं कमांडर चेतन और यहाँ मौजूद दोनों सैनिकों से अच्छी बातचीत करूँगा। मैंने उनकी शारीरिक क्षमता में सुधार किया है, फिर उन्हें कुछ जांच पड़ताल करने दीजिए। अर्जुन ने कहा, अब समय आ गया है कि कुछ संगठन सामने आएं। अगर आपके पास कोई असली हुनर है तो उसका इस्तेमाल करें। उसे छिपाना बहुत उबाऊ है। अर्जुन बहुत तिरस्कारपूर्ण था। संगठन, यान परिवार, अगर इन चीज़ों को एकीकृत किया जाता है तो यह पाया जा सकता है कि किसी ने स्पष्ट रूप से इसे जानबूझकर किया था, और यहाँ तक कि एल्प की कुछ तकनीकों को प्राप्त करना चाहता था। बेशक अर्जुन इन लोगों की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। वह खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ने से नहीं डरता। विदेश में वह चाचा और काल है, भारत में उनका अपना परिवार है। एक ही समय पर यान परिवार, पागलपन। भूरे बालों वाले इस बूढ़े व्यक्ति की आंखें बहुत तेज हैं और बुढ़ापे में भी उसकी शान अभी भी बेहद विस्मयकारी है। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि पुराने वर्मा परिवार की पुरानी प्राचीन वस्तुएं सब खत्म हो चुकी हैं, फिर भी बूढ़े नी के घर में एक चालाक लोमड़ी मौजूद है। आपने बिना अनुमति के काम किया और आप साफ साफ कह रहे हैं कि सभी लोग हमारे यान परिवार पर ध्यान दें। दादाजी, आप किस बात से डरते हैं? यश टंडन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भले ही यह युद्ध कौशल हो, हम उनसे नहीं हार सकते। हम कानून का पालन करते हैं और हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम उनसे क्यों डरते हैं? बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसके लिए उसने जो कुछ देखा है और जो जीवन जिया है, उसने उसे अनुभवों का खजाना दिया है। उनकी नज़र में अर्जुन एक अपरिपक्व बालक था, लेकिन अब अर्जुन के पीछे राजेश वर्मा, उदय वर्मा और नी परिवार का वह बूढ़ा लोमड़ी है। ये ईंधन कुशल लैंप नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, हर चीज में सावधानी बरतना। विरोधी हमारे पत्ते नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। आखिरकार इस स्थिति में हम अब यहाँ और नहीं रोक सकते। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें जाना ही था। अगर वे नहीं जाते तो देर सवेर अर्जुन उन्हें पीट पीट कर मार डालता। यदि अर्जुन ऐसा न भी करे तो भी ऊपर वाले लोग ऐसा करेंगे। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हमें घूर रहे हैं। कविन टंडन ने उदासीनता से कहा, जब से हम अर्जुन से मिले हैं रास्ते में लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ऐसे में हमें जल्द से जल्द काम पूरा करके यहाँ से निकलना होगा। राक्षस अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, वे अब इस भूमि पर नहीं रह सकते। यदि आप देर से निकलेंगे तो हो सकता है कि आप निकल ना पाएं। लेकिन हमारे पास अभी तक तकनीक नहीं है। यश टंडन थोड़ा शांत हुए और बोले, हालांकि हमें उससे निपटना ही होगा, लेकिन मुझे मानना होगा कि अर्जुन की तकनीक वाकई बहुत उन्नत है। अगर हम उसे हासिल कर सकें तो ठीक है। यशपाल टंडन ने हाथ हिलाकर यश टंडन की बात बीच में ही रोक दी और कहा, आपको बस ये याद रखना है कि हम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं
और अन्य चीज़ों के लिए उनके प्रति समर्पित कोई न कोई होगा, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए धन्यवाद, आप बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, ये लगभग पर्याप्त है। अगर वे अधिक भर्ती करेंगे तो कुछ लोग असंतुष्ट होंगे और अगर संगठन के भीतर संघर्ष होगा तो अर्जुन इसका फायदा भी उठा सकेंगे। यशपाल टंडन की आंखों में एक चतुराई भरी चमक थी। अब मिस्टर मेहरा ही नहीं, बल्कि उनसे ऊपर के लोग भी उनकी परवाह करने लगे थे। बस बात यह है कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं अभी तक उनके पास नहीं आया हूँ। लेकिन मास्टर यांग को पता है कि वह अब बहुत खतरनाक है। यश टंडन ने खंडन करना चाहा, लेकिन अपने बड़े भाई की ओर देखते हुए उन्होंने ईमानदारी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। केविन, एल्डर यांग ने कविन टंडन की ओर देखा और कहा, आपको अपने मामलों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। यदि आप अच्छा कर सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से करें, और यदि आप इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं तो इसे भूल जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम असली चोर नहीं हैं। प्रतिभाओं का दूसरा समूह असली चोर हैं। स्पष्ट। कविन टंडन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ये तो मामूली बात है। यशपाल टंडन अपने इस पोते से बहुत खुश हैं और कविन टंडन हमेशा से अपने काम में बहुत साफ सुथरे रहे हैं। रोहन ढींगरा इस दौरान बहुत दुखी थे। इसे बहुत असुविधाजनक कहा जा सकता है। वह एल्क में काम करने आए थे, लेकिन उनका पद केवल जमीनी स्तर का था और उन्हें तस्वीरें लेने और उन्हें मोमेंट्स पर पोस्ट करने का विचार भी नहीं आया था। आप कायरता का दिखावा भी नहीं कर सकते, तो फिर एल्क के पास क्यों आए? जब रोहन ढींगरा पहली बार मिलू में आए तो उनका उद्देश्य एक अच्छी नौकरी पाना था, और फिर उन्होंने लड़की होने का नाटक करने के लिए मोमेंट्स पर बेतहाशा पोस्ट किया और फिर टहलने के लिए अपने चचेरे भाई की सुपरकार उधार ली। आखिरकार चचेरे भाई अर्जुन का गैराज सीमित संस्करण वाली सुपरकारों से भरा हुआ है, और अर्जुन के पास आमतौर पर गाड़ी चलाने का समय नहीं होता। रोहन ढींगरा को लगा कि अगर वह गाड़ी नहीं चलाएगा तो ये पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन समस्या आ रही है। यहाँ मिलू में बड़ी चचेरी बहन काव्या वर्मा उसे हर बार बहुत सख्ती से याद दिलाती थी, एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर वह अकेले ही हुआचेंग वापस चला जाएगा। जब वह तीसरी चाची के घर गया तो तीसरे चाचा ने भी उसे याद दिलाया, जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे आप भविष्य में एल्क के मध्य और उच्च स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लेकिन रोहन ढींगरा यहाँ काम करने के मूड से नहीं आए थे, वह तो बस खेलने के लिए जगह बदलना चाहते थे। उसके लिए बड़ों की बातों का खंडन करना कठिन है। इतने लंबे समय तक मुंबई में रहने के बाद उसके कई दोस्त भी बन गए हैं। जहां तक उन बड़ों की हिदायतों का सवाल है, वह उन्हें कब का भूल चुका है। प्रति माह हजारों डॉलर उसके लिए एक रात के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने अपनी चाची से मांगे। आज रात रोहन ढींगरा बार में बहुत ज्यादा नशे में थे। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखे वह लड़खड़ाते हुए बार से बाहर निकले। तुमने शराब नहीं पी है? रोहन ढींगरा की थोड़ी उस लाल लड़की के कंधे पर टिकी थी, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, उसकी आंखें धुंधली थीं और उसने कहा, तो फिर तुम गाड़ी चलाओ, ध्यान से चलाओ, रगड़ो मत। रोहन ढींगरा ने उन निर्देशों को बिल्कुल भी नहीं सुना। उसे बचपन से ही डांट पड़ती रही है और वह इसकी आदी हो चुकी है। अगर वह मुसीबत में पड़ गया तो वापस जाकर डांट खाना बड़ी बात होगी। वैसे भी अंत में कोई न कोई उसकी गांड साफ कर ही देगा। परिवार ने लंबे समय से उसके मामलों पर आंखें मूंद रखी हैं। ठीक है, चिंता मत करो। इंटरनेट सेलिब्रिटी ने हल्के से मुस्कुराकर रोहन ढींगरा को अपने नाजुक शरीर से सहारा दिया। हालांकि रोहन ढींगरा के हाथ बेईमान थे, फिर भी उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। रोहन ढींगरा को यात्री सीट पर बैठाकर इंटरनेट सेलिब्रिटी ने एक संदेश का जवाब देने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और फिर चालक की सीट पर चली गईं। रोहन ढींगरा वास्तव में नशे में नहीं थे, वह अभी भी होश में थे। नेटरेड लड़की के साथ कार में एक दूसरे से बात करने के बाद वह सीट पर झुक गया और संतुष्टि में सो जाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह वह जीवन है जो वह सबसे अधिक चाहता था। कुछ समय बाद टकराना। रोहन ढींगरा ने शरीर में कंपन महसूस किया और अचानक अपनी आंखें खोलकर पूछा, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, शांत चेहरे के साथ इंटरनेट सेलिब्रिटी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तुम जल्द ही होटल में होगे प्रिय।
जैसे ही ये शब्द निकले, रोहन ढींगरा धीरे धीरे सो गए। लाल बालों वाली लड़की के मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आए और वह आगे बढ़ती रही। अगली सुबह जल्दी, रोहन ढींगरा अभी अभी उठे हैं, बिस्तर के पास कई लोग, बहुत सारे पुलिस अधिकारी। तू रोहन ढींगरा चौंक गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों को देखा और फिर जल्दी से अपने शरीर की जांच की। केवल एक जोड़ी टाइट पैंट। एक पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या आपने कल रात ए नंबर वाली कार चलाई थी? वह फरारी। हाँ, रोहन ढींगरा ने सिर हिलाया। ये कार उसके द्वारा हुआचेंग से लाई गई थी और उसे यह अभी अभी मिली थी, इसलिए वह इसे चलाकर लड़कियों को लेने के लिए बार में ले गया। हमारे साथ आओ। पुलिस अधिकारी ने उदासीन भाव से रोहन ढींगरा को हथकड़ी पहना दी और कहा, अब आप पर नशे में गाड़ी चलाने का संदेह है और आपने किसी को टक्कर मार दी और भाग निकले। मैंने नहीं किया। रोहन ढींगरा तुरंत घबरा गए और जल्दी से बोले, अफसर, मैंने सचमुच नशे में गाड़ी नहीं चलाई। मैंने कल रात शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाई। गाड़ी कोई और चला रहा था। उस व्यक्ति के बारे में क्या लोग? रोहन ढींगरा ने अचानक बिस्तर की ओर देखा। उसकी पुतलियां आश्चर्य से भर गईं। हाँ, वह कहाँ है? वह इंटरनेट सेलिब्रिटी कहाँ चली गई? ठीक है, उठो और कपड़े पहन लो, फिर हमारे साथ चलो, और जब हम अंदर पहुंचे तो सब कुछ याद रखना। पुलिस अधिकारी निराश दिख रहा था। वे सचमुच इस दूसरी पीढ़ी से नफरत करते हैं। कोई अन्य कौशल नहीं, लेकिन नंबर एक मुसीबत में है। नहीं, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। मैंने वास्तव में कानून नहीं तोड़ा। रोहन ढींगरा ने तर्क देने की कोशिश की। मेरा चचेरा भाई अर्जुन है। मैं पहले उसे फोन करूंगा। रोहन ढींगरा के आने के बाद अर्जुन को जल्द ही खबर मिल गई। उसे यह खबर झूलान से मिली। अंजलि वर्मा सीधे उनकी प्रयोगशाला में आईं और अब उन्हें इस घटिया घटना के कारण प्रयोगशाला से बाहर आना पड़ा है। अर्जुन की भौहें तंग गईं। रोहन ढींगरा पर नशे में गाड़ी चलाते हुए किसी को टक्कर मारने का शक था। इस तरह की बातों से निपटना आसान नहीं होता, और उन्हें अभी अभी खबर मिली थी कि पीड़ित की मृत्यु हो गई है। इसका अर्थ ये भी है कि यह यातायात दुर्घटना अब एक आपराधिक मामला बन गया है। अंजलि वर्मा एक वकील हैं और वह इसकी गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बहन, आपको आरोन को बचाना होगा, चाहे वह कितना भी बदमाश हो। वह नशे में गाड़ी नहीं चला सकता और किसी को टक्कर नहीं मार सकता, और मैंने उससे पूछा भी था और उसने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। उसके साथ अन्याय हुआ होगा। मेरी चाची भी एल बिल्डिंग में आई और अब वह इस उम्मीद में आंसू बहा रही हैं कि अंजलि वर्मा रोहन ढींगरा को बाहर निकाल सकेंगी। मैंने जानकारी प्राप्त करने और साइट पर निगरानी करने के लिए किसी को भेजा है। अंजलि वर्मा अभी भी अपेक्षाकृत शांत थीं। ऐसी किसी बात का सामना होने पर निर्णय लेने से पहले उसे जांच करनी होती है। जल्द ही अनिका ने इन सभी चीज़ों को वापस ले लिया और सभी डेटा और निगरानी को एक आभासी स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया। अर्जुन ने मॉनिटर पर नज़र डाली। उसमें दिखा कि ड्राइवर रोहन ढींगरा था और उसके बगल में एक नशे में धुत इंटरनेट सेलिब्रिटी बैठा था, और वे दोनों समय समय पर कार में छोटी छोटी हरकतें करते थे, खासकर जब इंटरनेट सेलिब्रिटी झुकता था। शानदार। अर्जुन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका चचेरा भाई अभी भी खेलना जानता है। अंजलि वर्मा ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी समझ के अनुसार अर्जुन अब गुस्से से भर गया होगा, विशेषकर रोहन ढींगरा के जेल जाने के बाद। वह कहता रहा कि उसका चचेरा भाई अर्जुन है। वह अपने चचेरे भाई को ढूंढना चाहता है और वह जेल नहीं जाएगा। ये वीडियो लंबे समय से आधिकारिक तौर पर सोशल सॉफ्टवेयर पर पोस्ट किया गया है। अब इंस्टाग्राम, डाइन, ट्विटर, लगभग सभी पर यह वीडियो है। नेटिजन्स भी तले हुए हैं। हिट एंड रन अभी भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी है जिसके पास कोई शिक्षा या कौशल नहीं है। इस तरह के लेबल से सभी को गहरी नफरत है। इस तरह की बात होने के बाद नेटिजन्स और प्रशंसकों ने रोहन ढींगरा की आलोचना की और कुछ लोगों ने इस अवसर को जब्त कर लिया और अर्जुन पर गंदा पानी डालना शुरू कर दिया। विषय: अर्जुन दूर चला गया और अमीर दूसरी पीढ़ी की हीनता पूरी तरह से उजागर हो गई। वह मानव जीवन को अपना जीवन नहीं मानता, बल्कि अपने चचेरे भाई के दुष्ट व्यक्ति को पकड़ना चाहता है। धनवान और शक्तिशाली होने के बाद भी अर्जुन मानव जीवन के प्रति उपेक्षा से भरा हुआ है। बहुत सारे, लेकिन अर्जुन की सूंघने की शक्ति से वह जानता था कि यह सब मनुष्यों के कारण हुआ है। इसे कैसे समझाऊं?
अर्जुन ने अपनी चाची की ओर देखा और पूछा, आप मुझे समझा सकती हैं कि इस निगरानी का क्या मतलब है? ये सभी आधिकारिक निगरानी वीडियो हैं और अर्जुन ने सिस्टम से इन्हें स्कैन करवाया था और इनमें किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई निशान नहीं था। मेरी चाची का चेहरा कुछ देर के लिए पीला पड़ गया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाएं, इसलिए वह केवल इतना कह सकी, आह जुबान, कृपया आह रोन को बचा लो। मुझे ऐसा ही लगता है, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, लेकिन आपने ये भी तो देखा है कि सारे सबूत आपके सामने हैं और निगरानी फर्जी नहीं है, मैं उसे कैसे पकड़ सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कवच पहनकर वहां जाने दें? आंटी, सच में आपको दादाजी को इस तरह की बात बता देनी चाहिए और उन्हें ही संभालने देना चाहिए। मैं सच में इसे नहीं संभाल सकती। इससे पहले कि मैं उसे आने दूं, मैं उससे कहता रहा, इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत खेलो। अंततः उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। ठीक है, अब जब कुछ हो गया है तो आओ और मेरी गांड पोंछ दो। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस गंदगी को कैसे साफ करूं? इसे साफ करने के लिए मुझे क्या उपयोग करना चाहिए? ठोस सबूत भारी हैं और अभी भी कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब इंटरनेट पर लोग रोहन ढींगरा को तुरंत गोली मारे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी चाची को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, और हो सकता है कि इस घटना के कारण दादाजी जल्दी रिटायर हो जाएं। सच में, इस तरह की घटना का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार पर भी पड़ता है। बेवकूफ, काव्या वर्मा भी खुद को कोसने से नहीं रोक सकी। ये सिर्फ अर्जुन ही नहीं था जो रोहन ढींगरा को याद दिलाता था, बल्कि जब भी वह रोहन ढींगरा को देखती थी तो उसे हमेशा उसकी याद आती थी। अप्रत्याशित रूप से अंत में कुछ घटित हुआ। यह अभी भी बहुत बड़ी बात है। इसे कौन साफ कर सकता है? नेटिजन्स के गुस्से को कौन शांत कर सकता है? मेरी चाची अब केवल रो सकती हैं और गिड़गिड़ा सकती हैं, उनके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। अगर इस मामले का बड़ा प्रभाव पड़ा तो रोहन ढींगरा को जीवन भर के लिए जाना पड़ सकता है। इसी समय चिराग भी यहाँ आ गया और बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन ने सिर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। चिराग का चेहरा बहुत गंभीर था, वह बोलने में हिचकिचा रहा था। चलो बात करते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सीधे कुछ कहना है तो शर्माओ मत। अर्जुन ने हाथ हिलाया। वह लड़की मर चुकी है, चिराग ने गहरी आवाज में कहा। पुलिस को अभी सूचना मिली है कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी है, उसके कपड़े फटे हुए थे मरने से पहले। चिराग ने यह नहीं बताया कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना। लड़की भी मर गई है, अंजलि वर्मा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बेटा, क्या ये किसी की योजना हो सकती है? ये सही है, ये पूर्व नियोजित रहा होगा। आरोंग में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। आंटी ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी बात दोहराई। भले ही यह पूर्व नियोजित योजना हो, हमें सबूत ढूंढने होंगे। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा। चिराग, नदी किनारे की निगरानी में रोहन ढींगरा भी वहां से गुजर रहा था। चिराग ने सिर हिलाया और कहा, रोहन ढींगरा ही वह व्यक्ति था जिसने लाश को कार से खींचा था। धमाका। मेरी चाची ने जब ये खबर सुनी तो वे तुरंत बेहोश हो गईं। 8 तारीख को उसे आराम करने के लिए वहां ले जाओ। अर्जुन ने बिना किसी भाव या दोष के बस उस पर नजर डाली। चीजें पहले ही हो चुकी हैं, वह क्या कर सकता है? केवल चालें और तरकीबें ही देख सकते हैं। इस मामले में ये स्पष्ट है कि किसी ने रोहन ढींगरा को फंसाने के लिए जाल बिछाया और फिर रोहन ढींगरा को फंसाने के लिए कई तरीके अपनाए। रोहन ढींगरा के कूद पड़ने के बाद वह अर्जुन से मदद जरूर मांगेगा, क्योंकि रोहन ढींगरा के पास ही ऐसा जीवन रक्षक तिनका था। राजेश वर्मा ने पूरे समय कोई आवाज नहीं निकाली, और जब उनकी चाची को भेज दिया गया तो उन्होंने धीरे से कहा, वे आगे बढ़ने लगे हैं। क्या मारा और भाग गया, लाशों को जंगल में फेंक दिया। राजेश वर्मा के लिए ये किसी के द्वारा यहाँ एक आदर्श चित्र बनाने से अधिक कुछ नहीं था। ये तस्वीरें सबूत हैं, एक ऐसी तस्वीर जो रोहन ढींगरा को अर्जुन को नीचे खींचने के लिए मजबूर करती है। यांग परिवार। अर्जुन हंसे और बोले, वे भागने के लिए आतुर हैं और मेरे लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं, इसलिए वे ही ऐसा करेंगे। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है कि उनके पीछे किस तरह का संगठन है। बहुत विस्तृत, बहुत रहस्यमय। भले ही नदी के किनारे शव फेंकने पर निगरानी रखी गई हो, लेकिन शव फेंकने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से रोहन ढींगरा नहीं था, उसमें वास्तव में हिम्मत नहीं थी।
इसके अलावा हालांकि रोहन ढींगरा को खेलना पसंद है, लेकिन वह दिल से बुरे नहीं हैं और उन्होंने उन्हें कभी दूसरों को धमकाते नहीं देखा। तो ये सब कुछ यांग परिवार द्वारा किए गए कार्यों से अधिक कुछ नहीं है। अब मैं केवल रोहन ढींगरा को भागने में मदद करने के लिए पर्याप्त सबूत ढूंढ सकता हूँ। अर्जुन ने बेबसी से सिर हिलाया। इसके लिए वह भी जिम्मेदार था। अगर रोहन ढींगरा को जाने के लिए कह दिया गया होता तो उसे ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वह प्रेम जो कहता है कि खून पानी से गाढ़ा होता है, कभी कभी तो ये सचमुच सिर दर्द बन जाता है। अर्जुन ने ऑनलाइन भी कोई जवाब नहीं दिया। वर्तमान स्थिति के कारण चाहे प्रतिक्रिया कुछ भी हो, ये बड़ी संख्या में जल सैनिकों को आकर्षित करेगी जो बेतहाशा छिड़काव करेंगे। और वर्तमान में सबसे चर्चित मामला रोहन ढींगरा घटना है। अर्जुन इस घटना में शामिल था क्योंकि कुछ लोग गुप्त उद्देश्यों से अर्जुन पर हमला करना चाहते थे। आज की सामाजिक परिघटना में गुलाबी आंख की बीमारी पहले से ही सामान्य बात है और कुछ लोग तो इंटरनेट पर मर्सिडीज बेंज और BMW का मजाक उड़ाकर 3000 रुपये या उससे अधिक वेतन भी कमाते हैं। इसके अलावा अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सुंदर, अमीर और प्रतिभाशाली है, वास्तव में बहुत ईर्ष्या का पात्र है। हालांकि इस मामले में सीधे तौर पर 2 निर्दोष लोगों की जान शामिल थी, जिसे अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सका। एक मासूम राहगीर, एक खूबसूरत जवानी वाली औरत। क्या निगरानी में कोई संदिग्ध बिंदु हैं? अर्जुन ने अनुसंधान कक्ष को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झेनाओ ने शुक्रवार को जवाब दिया, बॉस, ये निगरानी कृत्रिम नहीं है। ये बहुत संभव है कि किसी और ने इन्हें छिपाया हो और फिर निगरानी में आ गया हो। छलावरण। ये सुनकर अर्जुन को भी ऐसा ही लगा। अन्यथा रोहन ढींगरा के स्वभाव को देखते हुए ऐसी बात से निपटने का कोई तरीका नहीं है। कौन इतना मूर्ख होगा कि लाश को नदी के किनारे फेंक दे? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वहां कोई नहीं है? ऐसा लगता है कि मुझे सुराग ढूंढने के लिए घटनास्थल पर जाना होगा। अर्जुन ने कहा, अगर वह अब बाहर गए तो उनके पीछे बहुत सारे पपराजी लग जाएंगे। लेकिन इस तरह की बात के लिए हमेशा कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए। अर्जुन के लिए हर समय इसे छिपाना असंभव है। छोड़ो मुझ पर, इस दौरान इधर उधर मत भागना, कहीं वो लोग कुछ अजीब न कर दें। काव्या वर्मा बोली। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन बाहर भागे। इस समय कंपनी में रहना ही सबसे अच्छा है। कम से कम गपशप तो नहीं सुननी पड़ेगी। नहीं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वैसे भी उनका लक्ष्य मैं ही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, ये लोग मुझे सचमुच कम आंकते हैं। मुझे सचमुच लगता है कि वे इस छोटी सी चाल से मुझे घृणा दिला सकते हैं। बात की बात करते हुए अर्जुन अपना सिर हिलाने और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। काश चीजें इतनी सरल होतीं। अब ये लोग अराजकता से गुजरने की कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर ये देखने के लिए चुपके से अंदर घुसने की योजना बना रहे हैं कि वे कौन से रहस्य चुरा सकते हैं। हालांकि पूरे एल बिल्डिंग में यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी यहाँ की कुछ तकनीकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और यदि सभी व्यंजनों में घुसपैठ भी कर ली जाए तो भी उन्हें कोई भी व्यावहारिक चीज़ नहीं मिल सकती है। सब व्यर्थ। तो फिर खुद भी सावधान रहना, ज़्यादा लापरवाह मत होना। काव्या वर्मा ने आह भरी। बहुत से लोग हैं जो मशहूर हैं। अब उनके एल के बाहर मूलतः मीडिया का जमावड़ा रहता है और यहाँ तक कि कर्मचारियों और मेहमानों का प्रवेश और निकास भी एक समस्या है। चिंता न करें। अर्जुन बहुत शांत था। विदेशी देशों के अंधकार में पक्ष को देखने के बाद उनके दिल में ऐसी चीज़ों को स्वीकार करने की एक नई भावना पैदा हुई। कम से कम मैं इतना भोला और अज्ञानी तो नहीं रहूंगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। मुझे पता है कि चालों से कैसे निपटना है। जैसे ही अर्जुन बिल्डिंग से बाहर निकला, ये मीडियाकर्मी भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े। उन्होंने अपनी बंदूकें और छोटी बंदूकें सीधे अर्जुन की ओर तान दी, बेतहाशा बकबक करने लगे और एक एक करके सवाल पूछने लगे। राष्ट्रपति लू, आज हुई चचेरे भाई वाली घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? श्री वर्मा, आप इस मामले से कैसे निपटेंगे और क्या यह मामला आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करेगा? श्री वर्मा, इंटरनेट पर अफवाहें चल रही हैं कि आपने अपने चचेरे भाई रोहन ढींगरा को जमानत पर रिहा करवाने के लिए अपने रिश्ते को जिम्मेदारी सौंपी है। क्या ये सच है? श्री वर्मा, आपके चचेरे भाई के हाथों 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई तो आपके पास जनता से कहने के लिए कुछ नहीं है। बॉस लू एक दूसरे से अधिक निर्दयी है और एक दूसरे से अधिक अत्याचारी है। मीडिया की नज़र में केवल सबसे रोमांचक खबरें ही उनका शिकार होती हैं, बाकी सब भ्रामक होती हैं।
अभी यानी अर्जुन की खबर सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली है, और यह एक हॉट शब्द भी है जो उन्हें अनगिनत ट्रैफिक ला सकता है। इतना ही नहीं, जब तक अर्जुन से जुड़ी कोई खबर होगी, वह मूल रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। क्योंकि अर्जुन इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। ये पुरुष देवता हो सकता है। इन अंतहीन सवालों का सामना करते हुए अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराए और चेहरे पर मुस्कान के साथ शांति से उनका सामना किया। वह जल्दी में नहीं है, उनके पास अभी भी बहुत समय है। वह मीडिया के पूछने का इंतजार करना चाहते हैं और फिर धीरे धीरे बोलना चाहते हैं। राष्ट्रपति लू, क्या आप कुछ कह सकते हैं? कुछ मीडियाकर्मी पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आप एक एक करके प्रश्न पूछने में बहुत उत्साहित हैं और मुझे आपको बीच में टोकने में शर्म आ रही है, इसलिए मैं चुपचाप आपकी बात सुनूंगा। ये सुनकर कई मीडियाकर्मियों के चेहरे पर भी शर्म के भाव आ गए। लेकिन जो लोग चावल का ये कटोरा खाते हैं वे लगभग सभी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं। पतली चमड़ी वाले लोगों को बहुत पहले ही हटा दिया गया है। सभी लोग जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिए। सबके शांत हो जाने के बाद अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं आज के प्रश्न का उत्तर दूंगा, कृपया निश्चिंत रहें। सबसे पहले, जब मुझे आज सुबह इस बारे में पता चला तो मैं हैरान और बहुत गुस्से में था। ये सच है कि रोहन ढींगरा मेरा चचेरा भाई है, लेकिन मैं निजी फायदे के लिए धोखा नहीं करूंगा। अगर उसने सचमुच कानून तोड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दूसरा, रोहन ढींगरा के मछली पकड़ने का मामला सिर्फ कुछ मानव निर्मित अफवाहें हैं। जहां तक मेरे चचेरे भाई की बात है, मैं स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र को समझता हूं, इसलिए जब वह एल्क में काम कर रहा था तो मैंने उसे हमेशा ज़मीनी स्तर पर ही रहने दिया और उसे कोई अच्छा पद नहीं दिया, और वह बाहरी लोगों को ये भी नहीं बता सकता कि मैं उसका चचेरा भाई हूं। तीसरा, मेरे चचेरे भाई में कई बुराइयां और बुरी आदतें हैं, लेकिन वह आलसी और चंचल होने तक ही सीमित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरे दादा का परिवार राजनीति और कानून का परिवार है। हमारा परिवार कानून को बहुत अच्छी तरह से जानता है और कभी किसी को नाराज नहीं करेगा। कानून, मेरा चचेरा भाई भी ऐसा ही है, उसे अपने परिवार की फटकार की परवाह नहीं है, लेकिन बचपन से ही उसके मन में कानून के प्रति भय है, इसलिए वह नशे में गाड़ी चलाने और हत्या करने की हिम्मत नहीं करता। बेशक अब ठोस सबूतों का पहाड़ खड़ा है और निगरानी वीडियो भी सब कुछ साबित कर देता है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। स्पष्ट जांच के बाद मैं आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। चौथा, हाल ही में एल्क के साथ बहुत कुछ हुआ है। इंटरनेट पर भी चर्चा है कि एल्क पर अज्ञात संगठनों ने हमला किया था। सौभाग्य से मेरा घर यहाँ से बहुत पास था, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ सका। सुबह और दोपहर में जांच और साक्ष्य संग्रह के माध्यम से मैं मूल रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह एक फंसाने का मामला था और कुछ नहीं, बल्कि मेरा प्रतिद्वंद्वी मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहता था और फिर उन्नत तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एल्क में घुसपैठ की। अंत में मुझे उम्मीद है कि हर कोई मेरा दरवाज़ा बंद करना बंद कर देगा। अगर कोई खबर और सबूत है तो मैं उसे जल्द से जल्द इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। अगर आपके पास इतना समय है तो आप हमेशा मेरे जैसे अच्छे, भले और सुंदर नागरिक को घूरने के बजाय अपने परिवार और देश के मामलों की ज़्यादा परवाह कर सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद अर्जुन को बहुत सहजता महसूस हुई। चाहे दूसरे लोग तथ्यों को कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करें, बहुत से लोगों को इन शब्दों से जाग जाना चाहिए। बेशक जो लोग जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे थे, अर्जुन उन्हें जगा नहीं सकते थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडिया भी अचंभित रह गया। इस मामले में क्या ये सभी लोग नहीं हैं जो छिपते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते? जब आप अर्जुन के पास आए तो आपने अधिक बातचीत कैसे की? चिराग पहले तो काफ़ी चिंतित था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बॉस का मौखिक कौशल इतना अच्छा है, इसलिए वह इसे स्वयं संभाल सकता है। कुछ मीडिया ने पूछा, अगर यह एक फर्जी मामला है तो क्या वर्मा जी आपको पता चल गया है कि असली हत्यारा कौन है? इसकी जांच की जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस पर संदेह कर रहे हैं और फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही वाक्य है, हर कोई मेरे इंस्टाग्राम पर अधिक ध्यान देता है। मैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बजाय इसे साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत दूंगा। बेशक मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर ये निरर्थक सवाल हैं
तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि हर कोई वापस जाकर नहा धोकर सो सकता है। आखिरकार मुझे इस मामले की जांच में बहुत समय देना है और मैं तकनीकी नवाचार और काम में भी व्यस्त हूँ। जैसे ही यह कहा गया, वहाँ मीडिया थे जो सवाल पूछना जारी रखना चाहते थे, लेकिन चिराग जो उनके बगल में थे पहले ही मुस्कुराते हुए चले गए और विनम्रता से कहा, ठीक है सब लोग, आज का साक्षात्कार समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि हर कोई वापस जा सकता है और हमारे बॉस के इंस्टाग्राम पर अधिक ध्यान दे सकता है। अगर कोई नवीनतम समाचार है तो हम इसे जल्द से जल्द डाल देंगे, कृपया निश्चिंत रहें। ये बोलकर अर्जुन भी चला गया। कोई इसे रोकना चाहता था, लेकिन एक अदृश्य अवरोध ने उसे रोक दिया। कई ड्रोनों द्वारा बनाया गया एक अवरोध भी सबके सामने आ गया। कुछ मीडियाकर्मी ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्जुन का इंटरव्यू नहीं लिया है और अब उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं है। आगे बढ़ने से न केवल अर्जुन का साक्षात्कार करने में असफलता मिलेगी, बल्कि अर्जुन की नाराजगी भी भड़केगी। इसके अलावा वह ड्रोन को पार कर पाएगी या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्न है। अर्जुन उस स्थान पर आए जहां दुर्घटना हुई थी, घटनास्थल पर नजर डाली और ड्रोन भी ध्यान से स्कैन कर रहा था। बॉस, यहाँ सचमुच लोग मर चुके हैं, जोउबा ने उत्तर दिया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। यह इलाका बंद नहीं था, क्योंकि यह एक ट्रैफिक रोड है, इसलिए इसे सबके चलने के लिए खोलना ही होगा। क्या आप उस समय का दृश्य दोबारा दिखा सकते हैं? क्या हमारे उपग्रह में ये क्षमता है? अर्जुन ने पूछा। मुझे कोशिश करने दो, जोउबा ने उत्तर दिया और फिर उपग्रह निगरानी का उपयोग करके इस क्षेत्र में समय स्लॉट बताना शुरू कर दिया। एक एक करके स्कैन किया और फिर उस समय चित्र मिल गया। एक युवक वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक एक फरारी कार तेजी से आई और 20 मीटर दूर जाकर युवक को टक्कर मार दी। ये दृश्य देखकर अर्जुन की भौहें तन गईं। चूंकि यहाँ एक तस्वीर है, इसका मतलब है कि निगरानी वीडियो वास्तविक है और ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है। अचानक अर्जुन ने ऊपर गाड़ी चला रहे व्यक्ति को देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, कार में बैठे 2 लोगों को पहचानो। यात्री सीट पर रोहन ढींगरा, पुरुष, उम्र। ड्राइवर की सीट जिया जुनेजा, महिला, उम्र। इस विश्लेषण का परिणाम देखकर अर्जुन के मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति रोहन ढींगरा नहीं है, लेकिन एक औरत। वह मर गया? अर्जुन ने पूछा। नहीं। ये सुनकर अर्जुन को अंततः राहत मिली। हालांकि वह नहीं जानते थे कि जिया जुनेजा कौन थी, लेकिन जब उन्हें पता चला तो जांच जारी रखने के लिए सुराग मिल गए। जानकारी विभिन्न विभागों को दे दी गई थी और साथ ही अर्जुन को इस जिया जुनेजा की वास्तविक पहचान की जांच करने के लिए अधिक अधिकार प्राप्त करने की भी आवश्यकता थी। इस मामले के प्रभारी व्यक्ति का नाम अनिल जैन था, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। जब उसने ये संदेश देखे तो वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, मी वर्मा, आपने जो संदेश भेजा है वह ये है कि नदी के किनारे मृत महिला। मृत? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मेरी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार वह मरा नहीं है और मेरे दिमाग में कोई समस्या नहीं होगी। आप फिर से जांच कर सकते हैं। ये सचमुच मर चुका है। शव अभी भी मुर्दाघर में है। आप खुद आकर देख क्यों नहीं लेते? अनिल जैन ने बेबसी से कहा, बॉस लू, हमारे लिए यह मामला आपसे छिपाना असंभव है। चूंकि आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नदी के किनारे जाकर देख सकते हैं कि क्या कोई अन्य सुराग है जो आपको प्रदान किया जा सके। ये सुनकर अर्जुन बोला, ठीक है, मेरे चचेरे भाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है। मुझे डर है कि वे लोग पागल हो जाएंगे। चिंता मत करो, हम हर नागरिक की जान माल की रक्षा जरूर करेंगे, अनिल जैन ने गंभीरता से कहा। जब अर्जुन ने फोन रखा और जाने को हुआ तो उसकी नज़र पीछे सड़क पर पड़ी। सड़क का एक हिस्सा किसी भी बात की व्याख्या नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा यदि वह पूरी सड़क हो? यदि उन्होंने उस समय घटित सभी घटनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो बाद में मामले से निपटना बहुत आसान होता। 8वें दिन हम उस रात रोहन ढींगरा के बाहर आने के बाद वीडियो विश्लेषण से निपटेंगे, अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उन लोगों ने शायद कभी उम्मीद नहीं की होगी कि उनका कौशल इस स्तर तक पहुंच गया है। ठीक है बॉस। अर्जुन सड़क से हटकर नदी के किनारे स्थित घटनास्थल पर जल्दी से पहुंचा। यहाँ अभी भी काफी मीडिया और फोरेंसिक कर्मचारी मौजूद हैं और हर कोई घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र कर रहा है ताकि अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जा सके।
जब अर्जुन यहाँ आए तो मीडिया भी यहाँ आना चाहता था, क्योंकि उन्होंने देखा कि अर्जुन के चारों ओर ड्रोनों ने अवरोध खड़ा कर दिया है। मैं आकर जांच करूंगा, अर्जुन ने कर्मचारियों से कहा। अच्छा है, प्रभारी व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाया और उसने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उसे भी अर्जुन द्वारा भेजे गए संदेश प्राप्त हुए थे। अर्जुन यहाँ आए और ड्रोन के माध्यम से चित्र को होलोग्राफिक रूप से प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य उस समय की स्थिति को बहाल करना है। मीडिया ये कहते हुए आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में उन्होंने पहली बार ऐसी तकनीक देखी थी। शांत, एक फोरेंसिक डॉक्टर ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा। मीडिया को भी पता था कि अब मामले को सुलझाने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने अपने कैमरे उधर लगा दिए ताकि प्रत्यक्ष जानकारी मिल सके। आज का दिन सचमुच व्यर्थ नहीं है। एक लाल रंग की फरारी धीरे धीरे आती हुई आई और फिर दरवाजा खुला और रोहन ढींगरा, जो ड्राइवर की सीट पर थे, कार से बाहर निकले। ये नज़ारा देखकर मीडिया ने जोर जोर से तस्वीरें खींचीं। ये रोहन ढींगरा खुद हैं। अब जबकि सबूत भारी मात्रा में हैं, रोहन ढींगरा के लिए इस मामले को पलटना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद रोहन ढींगरा सह पायलट के पास गए, कार का दरवाजा खोला और अंदर से एक महिला को बाहर निकाला। स्क्रीन यहीं रुक जाती है, क्योंकि अर्जुन जानकारी की जांच कर रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या दोनों लोगों की जानकारी एक जैसी है। ड्राइवर की सीट रोहन ढींगरा, पुरुष, उम्र। यात्री सीट जिया जुनेजा, महिला, उम्र। समस्या आ रही है।